हेलो दोस्तों, मैं हूं अमन शर्मा। वेलकम टू स्कोरशाला। आज हम देखने जा रहे हैं चैप्टर द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो बच्चा, अभी तक के वीडियोस के अंदर हमने इस चैप्टर के हर एक टॉपिक को बहुत अच्छे से क्लियर किया है, पर इस वीडियो के अंदर हम इस चैप्टर की फुल चैप्टर रिवीजन देखने वाले हैं, एक पूरी समरी देखने वाले हैं कि आखिर इस चैप्टर के अंदर हमने क्या क्या देखा है। बेसिकली इस वीडियो के अंदर हम इस पूरे चैप्टर को बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे एक ही शॉर्ट वीडियो के अंदर। तो बेसिकली बच्चा, हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। पहले इसको समझ के कि आखिर सर इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या है। बेसिकली बच्चा, जो चैप्टर का नाम है द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, तो आखिर ये इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या होता है सर? इज द प्रोसेस बाय विच an economy is transformed from a primarily agriculture one to one based on the manufacture of goods। बेसिकली बच्चा क्या है, जो हमारी इकोनॉमी है, जो इकोनॉमी किसके ऊपर बेस्ड थी? एग्रीकल्चर पे बेस्ड थी। आज जो हमारी इकोनॉमी है ना, वो बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाई हो गई, बहुत सारे उसमें सेक्टर्स आ चुके हैं। ऐसा हमेशा से नहीं था। पहले क्या होता था बच्चा, हमारी जो इकोनॉमी थी ना, बेसिकली किस पे डिपेंड करती थी? एग्रीकल्चर। प्राइमरली जो एग्रीकल्चर होता था ना, उस पर डिपेंड करती थी। बेसिक हमने द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड वाले चैप्टर के अंदर देखा था ना बच्चा। बेसिकली उसमें क्या बताया था? हमारा फूड के अंदर बच्चा हमने क्या देखा था? जो हमारा वीट था, हमने उसका देखा था ना बच्चा, कैसे उसने ट्रेवल किया, कैसे राइस ने ट्रेवल किया, कैसे पोटैटो ने ट्रेवल किया। बेसिकली हमने उसमें फूड की नीड्स देखी थी, उसका जो है ना कंजप्शन और उसका प्रोडक्शन देखा था। पर बेसिकली हम इस वीडियो के अंदर, हम इस चैप्टर के अंदर क्या देखते हैं कि आखिर जो हमारी ओवरऑल जो ये इंडस्ट्रियलाइजेशन था, ओवरऑल जो इकोनॉमी थी ना, हम वो देखने वाले हैं। तो बेसिकली जो पहले जो हमारे पूर्वज हुआ करते थे ना, वो बेसिकली क्या किया करते थे? एग्रीकल्चर वाले सेक्टर में हुआ करते थे। बेसिकली फिर उनको ट्रांसफॉर्म किया गया। उनको ट्रांसफॉर्म किया, किसमें ट्रांसफॉर्म किया? मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स के अंदर, कंज्यूमर गुड्स के अंदर। बच्चा, कंज्यूमर गुड्स क्या होते हैं? बेसिकली टेक्सटाइल हो गया, बेसिक उसके अलावा और भी जैसे गुड्स हुए, तो उनके अंदर बच्चा हमने उनको क्या किया? ट्रांसफॉर्म किया, उनको ट्रांसफर किया। बेसिकली इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो प्रोसेस है ना, उसका मतलब बच्चा एक ही है, छोटा सा मतलब है। क्या सर? एक तो आप अपना जो प्रोडक्शन है ना, वो प्रोडक्शन क्या कर दीजिए? इंक्रीज कर दीजिए। और दूसरा, जो आप मेथड्स यूज ले रहे हैं ना, उन्हें चेंज कर दीजिए। इससे होगा क्या बच्चा? इससे ओवरऑल जो आपका प्रोडक्शन लेवल है ना, वो इंक्रीज हो जाएगा। तो ऐसे में बच्चा क्या है ना, इंडस्ट्रियलाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर हम ज्यादा से ज्यादा क्या करते हैं? प्रोडक्शन करते हैं, नए नए मेथड्स को यूज करते हैं, नया नया है ना रिसोर्सेज को यूज करने का, उन्हें एक्सट्रैक्ट करने का, उन्हें बेसिकली कंजप्शन के लिए है ना सेटिस्फाई करने के लिए बनाने का हम क्या करते हैं? ट्राई करते हैं। अब ऐसे में बच्चा, इंडिविजुअल मैनुअल लेबर इज ऑफन रिप्लेस बाय मैकेनाइज्ड मास प्रोडक्शन। अब बच्चा देखो, हमें क्या करना है? मास प्रोडक्शन करना है। बट है ना, ह्यूमन लेबर जो है, हम लोग जो है, हम इंसान जो है, हमारी एक लिमिट है, हम एक लिमिट से ज्यादा काम नहीं कर सकते हैं। ऐसे में क्या है ना, हमें किसको रिप्लेस करना है? हमें हमारे जो लेबर है उसको रिप्लेस करना है। किससे सर? मशीन से हमें क्या करना है? रिप्लेस करना है, ताकि क्या हो सके? ओवरऑल मास प्रोडक्शन हो सके। एंड क्राफ्ट्समैन आर रिप्लेस बाय असेंबली लाइंस। बेसिकली बच्चा, जो क्राफ्ट्समैन होते थे ना, उनको किसने रिप्लेस कर दिया? असेंबली लाइंस ने रिप्लेस कर दिया। बेसिकली असेंबली लाइन क्या होती है सर? असेंबली ऐसे कन्वेयर बेल्ट होता है, उसके ऊपर क्या होती है बच्चा? बेसिकली यहाँ पे जैसे एक ये गुड है, इस गुड्स को क्या होगा? ये धीरे धीरे आगे चलता जाएगा, ये गुड्स आगे चलता जाएगा, और इसके अंदर कुछ ना कुछ ऐड होता जाएगा। बेसिकली क्या है ना, प्रोडक्शन का एक मेथड है। फिर हम आगे देखते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इंक्लूड इकोनॉमिक ग्रोथ। अब बेसिकली जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो उसकी है ना विशेषताएं हैं, उसमें बेसिकली क्या है कि हमें क्या मिलेगा? इकोनॉमिक ग्रोथ मिलेगा। बेसिकली बच्चा क्या है ना, ज्यादा से ज्यादा जब प्रोडक्शन होगा तो क्या होगा? पूरी जो सोसाइटी है, उसकी जो इनकम है ओवरऑल वो बढ़ेगी, और उसी के साथ साथ उसकी कंजप्शन डिमांड भी बढ़ेगी। बेसिकली द मोर एफिशिएंट डिवीजन ऑफ लेबर। बेसिकली हम क्या देखते हैं? अ मोर एफिशिएंट डिवीजन ऑफ लेबर। बेसिकली बच्चे, ये एफिशिएंट डिवीजन ऑफ लेबर क्या है? एफिशिएंट डिवीजन ऑफ लेबर बस इतना सा है बच्चा, कि जैसे लाइक सपोज करो, ये क्या है? ये एक फार्म हाउस है। अब यहाँ पे एक ना क्या होता है? हार्वेस्ट होता है। हार्वेस्ट के लिए ना लगभग हमें कितने बंदे चाहिए काम के लिए? 5। लगभग कितने? 5 है ना, हमें मेंबर्स चाहिए जो इसके ऊपर काम कर सकेंगे। बट बेसिकली होता क्या था ना बच्चा, काम करते थे लगभग 15। अब ऐसे में जो ये एक्स्ट्रा में जो ये प्लस के जो ये 10 आ रहे हैं ना बच्चा, ये यूजलेस है। इनका जो लेबर है वो वेस्ट है, उनका लेबर किसी यूज का नहीं है। अब जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोसेस आता है ना, तो हमारा जो लेबर है ना, बेसिकली हम उसे अच्छे से यूज करने लग जाते हैं। हम हमारा उसको एक ना अच्छे से एफिशिएंटली यूज करने लग जाते हैं। एंड द यूज ऑफ टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन टू सॉल्व प्रॉब्लम। बेसिकली हम क्या यूज करने लग जाते हैं बच्चा? टेक्नोलॉजी को यूज करने लग जाते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा क्या हो ना, एक ना इनोवेटिव तरीका है हमारे काम करने की।
फिर हम देखते हैं एग्जांपल स्पिनिंग जेनी इंक्रीज टेक्सटाइल प्रोडक्शन। बेसिकली हमने क्या देखा बच्चों, जो स्पिनिंग जेनी मशीन्स होती है ना, उसके थ्रू हम क्या करते हैं, हमारा जो प्रोडक्शन होता है ना उसको इंक्रीज कर देते हैं। जो कि हमारा चरखा, जो गांधी जी वाला जो चरखा है ना, बेसिकली वो क्या था, एक होममेड था, जहां पे क्या एक होम यूनिट के अंदर लोग बैठते थे, उसको चलाते थे और उससे क्या बनाते थे, यान बनाते थे। अब ऐसे में क्या हुआ, स्पिनिंग जेनी मशीन आ गई। जब उसकी शेप कुछ ऐसी हुआ करती थी तो बच्चा उसमें सिर्फ थ्रेड कितने हुआ करते थे, ओनली वन थ्रेड। अब ऐसे में क्या है, जैसे ही स्पिनिंग जेनी मशीन आती है तो स्पिनिंग जेनी मशीन एक साथ कई सारे यार्न्स को एक साथ ही बना सकती थी। तो ऐसे में क्या हुआ ना बच्चा, वही टाइम वही लेबर के थ्रू क्या हुआ, अब जो प्रोडक्शन है ना, वो जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हुआ। जहां पहले एक यान बन रहा था अब वहां पे 10 यान एक साथ बन रहे हैं। ऐसे में बच्चा क्या है ना, जो हमारा लेबर है वो ज्यादा यूटिलाइज हो पा रहा है, जो हमारा एक पूरा यूटिलाइजेशन जो है ना वो हो सकता है। अब ऐसे में बच्चा ये एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन जो चैप्टर है ना, उसको कुछ फेजेस में हमने क्या किया है, बांट दिया है। बेसिकली हमने दी मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड को भी ऐसे ही कुछ है ना फेजेस में बांटा था, और इसको भी हमने कुछ ऐसे ही फेजेस में बांटा है। बेसिकली इस चैप्टर के अंदर हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि हमारा जो इंडस्ट्रियलाइजेशन जहां से शुरू हुआ था बच्चा, जब कोई बच्चा नया नया जन्म लेता है ना, हम वो जन्म वाला फेज जो उसका लेटरल फेज जिसे हम कहते हैं, हम उसका लेटरल फेज देखेंगे कि आखिर जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है ना वो जब स्टार्ट हुआ था ना तब वो कैसा था। उसके बाद फिर हम देखेंगे कि जब इंडस्ट्रियलाइजेशन ग्रो कर रहा था तब उसका कैसे सरकमस्टेंसेस से, कैसे उसकी सिचुएशन थी। फिर हम देखेंगे बच्चा जो आज जो हम इंडस्ट्रियलाइजेशन देख रहे हैं ना, आखिर वो किस वजह से ऐसा बना है। बच्चा जो बेस होगा ना, जैसा बेस होगा ना आपका, वैसा ही आपकी क्या होगी, ग्रोथ होगी। तो जितना स्ट्रांग ये वाला इंडस्ट्रियलाइजेशन रहा ना, उतना ही स्ट्रांग हमारा क्या रहा आज का जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है, जिससे हम इंडस्ट्रीज कहते हैं, जो हमारी फैक्ट्रीज है, बेसिकली हम उन्हें जानते हैं। बेसिकली वो किसके थ्रू है, क्योंकि सर जो बेस है ना वो हमारा जो प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन था ना वहां से बना हुआ था। अब ऐसे में बच्चा हम देखते हैं कि आखिर सर एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन का फर्स्ट फेज क्या है, बिफोर द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। अब बच्चा सबसे पहला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा क्या, बिफोर द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। अब बच्चा इसके अंदर हम क्या देखने वाले हैं, बेसिकली बच्चों जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है ना उसका बेसिक कोई फिक्स टाइम फ्रेम नहीं है, क्योंकि हम कभी कह सकते हैं कि सर स्पिनिंग जेनी मशीन के आने के बाद से हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ। कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि सर शिप्स जैसे ही कोलंबस आया ना, क्रिस्टोफर कोलंबस हमारे इंडिया में आया, उसको रूट्स उसने पता किए ना, उसके बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हो गया था। बेसिकली हम उसे कोई टाइम पीरियड में क्या कर नहीं सकते, कट नहीं कर सकते, पर फिर भी हम एक मानते हैं सर 1700 का जो टाइम था ना उसको हम एक है ना पीक मानते हैं कि सर हाँ उस टाइम इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत अच्छा आ चुका था। तो हम देखेंगे सर बिफोर द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, आखिर उस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले, यानी कि जो 1700 का जो टाइम पीरियड था ना उससे पहले जो टाइम पीरियड था, पहले हम वो देखेंगे। बच्चा बताया ना लेटरल फेज, तो ये है उसका लेटरल फेज। अब उसका फर्स्ट फेज क्या है, द कमिंग ऑफ अ फैक्ट्री। उसके बाद हम देखेंगे सर क्या, द कमिंग अप ऑफ फैक्ट्री। जैसे ही ये हमारा लेटरल फेज खत्म होगा फिर हम देखेंगे द कमिंग ऑफ अ फैक्ट्री। फिर उसके बाद देखेंगे द पेस ऑफ इंडस्ट्रियल चेंज। बेसिकली बच्चा फैक्ट्रीज आ चुकी थी, ओके। अब फैक्ट्रीज आने के कारण क्या था, जो चेंजेस थे ना वो हो रहे थे। अब फिर हमें ये भी तो जानना रहेगा सर कि आखिर जो चेंजेस हो रहे थे ना पूरी सोसाइटी में, जो ओवरऑल चेंज हो रहा था, सर सोसाइटी ही तो कनेक्ट है इकोनॉमी से, सर सोसाइटी तो कनेक्ट है पॉलिटिक्स से। तो बेसिकली हम सोसाइटी जब बोलते हैं तो सोसाइटी एक इंडिविजुअल ग्रुप ऑफ पर्सन नहीं होता, बेसिकली हम उस टाइम डिनोट करने जा रहे हैं ओवरऑल जो ये सिस्टम है ना बच्चा उसको। तो बेसिकली जो सोसाइटी है ना, सोसाइटी के अंदर क्या चेंजेस आ रहे थे, हमारे काम करने के तरीकों में क्या चेंजेस आ रहे थे, उन चेंजेस का क्या पेस था सर, उसकी क्या स्पीड थी, कितनी स्पीड से वो चेंजेस आ रहे थे। फिर हम देखते हैं बच्चा हैंड लेबर एंड स्टीम पावर। बेसिकली बच्चा इस टॉपिक के अंदर हम ये देखते हैं कि सर कि आखिर जो ये हैंड लेबर था ना, बेसिकली बच्चा जब मशीन्स नहीं आई थी तब क्या हुआ करता था, तब सर हैंड लेबर हुआ करता था। सिर्फ और सिर्फ क्या था, हैंड लेबर था। बेसिकली क्या था, जैसे ही मशीन्स आती है और हमारा हैंड लेबर जो था वो उस टाइम प्रेजेंट था और बहुत ज्यादा क्या है ना मार्केट को क्या करता था, डोमिनेट करता था। उस टाइम पीरियड के अंदर सर क्या था ना, मशीन्स आती है और मशीनों उनका एक क्या है ना कंपटीशन शुरू हो जाता है, मशीनों से उनका कंपटीशन शुरू होता है। पर बेसिकली क्या है ना बच्चा, जब मशीन्स नई नई आती है ना, जब मार्केट में जब वो नई लॉन्च हुई होती है तब उसकी जो कॉस्ट होती है ना वो बहुत ज्यादा होती है। उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा होने के कारण ही क्या होता है ना बच्चा, बेसिकली लोग उनको क्या करते हैं, थोड़ा अवॉइड करते हैं कि सर हमारा हैंड लेबर ही काफी है, क्योंकि उस टाइम क्या था
क्योंकि उस टाइम क्या था बच्चा, इंडस्ट्रियलाइजेशन आ रहा था, उसके कारण सर बहुत ज्यादा पॉवर्टी हो गई थी, बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट हो चुका था। बेसिकली हम इसको भी समझेंगे सर ऐसा क्यों हुआ था। फिर हम देखेंगे सर लाइफ ऑफ दी वर्कर्स। सर आपने ये तो बता दिया कि लेबर्स की इंपॉर्टेंस थी, बेसिकली सर आपने ये नहीं बताया कि आखिर उनकी लाइफ क्या थी। तो बेसिक हम समझेंगे बच्चा उनकी लाइफ कैसी थी। आखिर जो वर्कर्स जो थे ना, ऑटोमेटिकली वो सर्वाइव करने एक सर्वाइवल जोन में वो आ चुके थे। उस सर्वाइवल जोन में उनकी लाइफ क्या थी बेसिकली हम देखेंगे इस वाले टॉपिक के अंदर। फिर हम देखते हैं बच्चा इंडस्ट्रियलाइजेशन इन दी कॉलोनीज। बेसिकली बच्चा हम इस पूरे चैप्टर को क्यों पढ़ रहे हैं, ताकि हम हमारा इंडिया का जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है ना उसको समझ सके। हमने ये तो देख लिया सर कि इंडस्ट्रियलाइजेशन यूरोप में स्टार्ट हुआ था। बेसिकली हमें उससे कोई ज्यादा लेना देना नहीं है, हमें लेना देना किससे सर, इंडिया से। बेसिकली हमें किससे है सर, कॉलोनीज से। बेसिकली ब्रिटेन जो है, ब्रिटेन को कहा जाता है सर अर्ली इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो फेज है ना सबसे पहले ब्रिटेन में आया था, ऐसा हम समझते हैं, ऐसा हम सपोज करते हैं। बेसिकली क्या था ना बेसिकली क्या था ना बच्चा, जो कॉलोनीज थी ना, जैसे जैसे हम इंडिया जैसी जो उनकी कॉलोनीज थी वहां पे भी क्या है ना, जैसे जैसे मॉडर्नाइजेशन आता रहा, इंडस्ट्रियलाइजेशन आता रहा, तो वहां उन कॉलोनीज में क्या चेंज आया वो हम इस टॉपिक के अंदर देखेंगे। फिर हम बच्चा बेसिकली हम बात करेंगे किसकी सर, टेक्सटाइल की, क्योंकि सर फूड की, यानी कि हम जिसकी बात करना चाहते हैं सर वीट की जो बात है वो हमने इससे पहले वाला चैप्टर यानी कि द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड में हम कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे टेक्सटाइल की। सर टेक्सटाइल की क्यों सर, बेसिकली क्या है ना, जो इकोनॉमी ऑफ दैट टाइम, बेसिकली जो इकोनॉमी थी ना उस टाइम की, तो वहां पे क्या था ना सर, बेसिक क्या था, जो इकोनॉमी था ना वो बहुत ज्यादा है ना कवर हो रखा था किससे सर, सिर्फ और सिर्फ टेक्सटाइल से और हमारा फूड से। बेसिक हमारी नीड भी यही थी और हम क्या प्रोड्यूस करते थे, बस यही दो चीजें बेसिकली हम प्रोड्यूस किया करते थे। अब ऐसे में बच्चा जब हम वही चीजें प्रोड्यूस कर रहे हैं तो हम उन्हीं की तो इंपॉर्टेंस देखेंगे। तो ऐसे में हम द एज ऑफ इंडियन टेक्सटाइल बच्चा बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंस रखता है हमारे वर्ल्ड ट्रेड के अंदर उस टाइम में। क्यों सर, क्योंकि इंडियन जो टेक्सटाइल था ना वो बहुत ज्यादा फाइन था, उसकी जो वैरायटी थी बहुत ज्यादा फाइन हुआ करती थी। ऐसे में जो यूरोपियन थे, जो है एक क्लास थी, जो एक ना अपर क्लास थी ना, वो ज्यादा से प्रीफर करते थे क्या, हैंडीक्राफ्ट मतलब जो इंडियन टेक्सटाइल होते थे ना उन्हें। फिर हम देखेंगे सर उस इंडियन टेक्सटाइल के कारण हमारे जो वीवर्स थे, हम बेसिकली क्या है ना, जो इंडियन टेक्सटाइल को बनाने वाले हैं, जो हमारे वीवर्स है ना, उनकी लाइफ के अंदर क्या चेंजेस आ गए थे सर, जो ये हमारी कहना कॉलोनाइजर्स थे ना उनके कारण। फिर हम देखेंगे मैनचेस्टर कम्स टू इंडिया। बेसिकली बच्चा क्या है ना, अब ओवरऑल सिचुएशन ही चेंज होने वाली थी जब मैनचेस्टर के जो गुड्स है ना वो इंडिया के अंदर आना शुरू कर देते हैं। सर ये मैनचेस्टर यूनाइटेड की बात नहीं हो रही सर, मैनचेस्टर एक फुटबॉल क्लब है उसकी बात नहीं हो रही, मैनचेस्टर एक लोकेशन है सर, एक है ना, एक बेसिकली एक है ना, एक जोन है। उस जोन में क्या होता है, बहुत ज्यादा टेक्सटाइल का क्या होता था, प्रोडक्शन होता था। तो बेसिकली क्या है ना बच्चा, वहां के जब गुड्स इंडिया में आना शुरू हुए तो उसे कह दिया गया मैनचेस्टर कम्स टू इंडिया। बेसिकली क्या था ना बच्चा, उसके कारण जो हमारे वेवर्स थे ना उनकी लाइफ बहुत ज्यादा क्या हो चुकी थी, डिस्ट्रक्ट हो चुकी थी। क्यों हो चुकी थी सर, क्योंकि जो मैनचेस्टर से बने हुए जो प्रोड्यूस आ रहे थे ना इंडिया के अंदर वो बहुत ज्यादा चीप होते थे। उसके कारण क्या था, जो हमारे लोकल वेवर्स थे ना वो उससे कम्पीट नहीं कर पा रहे थे। फिर हम देखते हैं बच्चा फैक्ट्रीज कम्स अप। अब बेसिकली क्या है ना बच्चा, हमने ये देख लिया इंडस्ट्रियलाइजेशन इन कॉलोनीज है। फिर हम देखते हैं सर कि आखिर जो फैक्ट्रीज है ना वो इंडिया में कैसे आती है। फिर हम देखते हैं सर इसका जो फर्स्ट टॉपिक है दी अर्ली एंटरप्रेन्योर्स। अब बच्चा बेसिकली क्या है ना, अर्ली एंटरप्रेन्योर्स के बारे में भी जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। सर हमने ये तो देख लिया कि इंडस्ट्रियलाइजेशन इंडिया में आ रहा था, पर सर आप ये भी तो बताइए कि आखिर जो लाने वाले लोग थे, जिन लोगों ने इंडस्ट्रियलाइजेशन को सपोर्ट किया सर, फाइनेंशियल सपोर्ट किया सर, अपना जो पैसा है, जो अपना इन्वेस्टमेंट है ना, जो अपना कैपिटल उसके अंदर लगाया था, आखिर उसके वो लोग कौन थे, हमारे वो एंटरप्रेन्योर्स कौन थे। फिर हम देखते हैं वेयर डिड दी वर्कर्स कम फ्रॉम। अब बेसिकली इंडिया पर्सपेक्टिव में हम देखेंगे बच्चा कि जो वर्कर्स है ना वो कहां से आया करते थे। बेसिकली क्या है ना, जो हमारी बेसिक जो हमारा जो इंडस्ट्रियलाइजेशन का फर्स्ट फेज है ना वो स्टार्ट हुआ था बॉम्बे में और वो स्टार्ट हुआ था बंगाल में। क्यों सर, क्योंकि ये क्या था सर, ब्रिटेन जो ये हमारे कॉलोनाइजर्स थे उनकी क्या थी, एक है ना प्रॉपर वहां पे डोमिनेंस चलती थी। तो ऐसे में क्या था ना बच्चा, वहां पे क्या थी, सबसे पहले क्या है, इंडस्ट्रियलाइजेशन आया। और इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब इंडस्ट्रीज आने के कारण क्या था बच्चा, वहां पे क्या थे, वर्कर्स आ गए। ठीक है, अब वर्कर्स की लाइफ, अब हमें ये देखना है सर आखिर ये वर्कर्स कहां से आ रहे थे। फिर हम नेक्स्ट टॉपिक के अंदर देखेंगे द पेक्यूलरिटीज ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ। बेसिकली बच्चा जब हम यहां तक पहुंच जाते हैं ना, बेसिकली हम जब कॉलोनीज तक पहुंच जाते हैं ना, उसके बाद इंडियन पर्सपेक्टिव में ही बात हो रही है। अब हम बाहर की बात नहीं करेंगे ज्यादा, हम हमारे इंडिया की बात करेंगे। तो ऐसे में सर हम यह पूछना चाह रहे हैं द पेक्यूलरिटीज ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ। बेसिक क्या है ना, इंडियन जो एक है ना, इंडियन जो कॉलोनी थी, जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट था ना, बेसिकली उसका यूज किस लिए होता था बच्चा, रिसोर्सेज के लिए उसका यूज हुआ करता था। अब ऐसे में बच्चा क्या था ना, उस पूरे ट्रेड, ओवरऑल जो ट्रेड हुआ करता था ना उस टाइम
इंडिया से जो वर्ल्ड मार्केट के लिए जो ट्रेड हुआ करता था ना, उस ओवरऑल मार्केट के लिए बच्चा बेसिक जो है ना पेक्युलिटीज क्या हुआ करती थी, मतलब बेसिक हम ट्रेड किसका किया करते थे सर, रॉ मटेरियल्स का हम ट्रेड किया करते थे सर, जो ये फूड है हम उसका ट्रेड किया करते थे सर, ओपियम है हम उसका ट्रेड किया करते थे। ऐसा क्यों था सर? क्योंकि सर हमारे इंडिया के अंदर वही प्रोड्यूस होता था, और जो हमारे जो कॉलोनाइजर्स थे ना वो चाहते थे कि हम सिर्फ इन चीजों का ही क्या करें, प्रोडक्शन करें। क्यों सर? क्योंकि वो ज्यादा से ज्यादा क्या करना चाहते थे, रिसोर्सेस को ले जाना चाहते थे, रॉ मटेरियल को ले जाना चाहते थे, क्योंकि रॉ मटेरियल को ही वो यूज करते किसमें सर, अपने खुद के प्रोडक्शन के अंदर। फिर हम देखते हैं सर दी पेक्युलिटीज ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ, हमने इसके अंदर सब टॉपिक भी यही है, बेसिकली हम इसको पूरा ओवरऑल समझेंगे। फिर एंड में आता है बच्चा मार्केट फॉर गुड्स। अब बच्चा हम गुड्स हमने ये तो समझ लिया सर प्रोडक्शन हो रहा था, ओके सर हम समझ चुके प्रोडक्शन हो रहा था, पर सर प्रोडक्शन ही इनफ नहीं होता सर, कंजप्शन की भी डिमांड रहती है। अब सर कंजप्शन के लिए क्या होता है ना, किसी भी गुड्स, या सपोज करो अगर आपके पास एक वाटर बोतल है, जैसे कि आपके पास एक वाटर बोतल है, अब सर ऐसे वाटर बोतल को अगर आपको परचेज करना है तो आपको ऐसा क्या है जो है ना वाटर बोतल को परचेज करने के लिए आपको है ना एक फोर्स करेगा सर, आपको मेंटली एक है ना प्रेशर करेगा कि सर आप ये बोतल को क्या करें, परचेज करें। तो बेसिकली सर हम देखते हैं क्या कि ये एक बोतल है, तो सर ये किसकी है, ये एक मेटल बोतल है। तो बेसिकली हम क्या समझ सकते हैं सर, ये एक मेटल बोतल है, हमने इसको क्यों परचेज किया, क्योंकि सर प्लास्टिक है ना हार्मफुल होता है हेल्थ के लिए, तो हम किसको यूज कर रहे हैं, हम मेटल बोटल्स को यूज कर रहे हैं। बेसिकली सर ये आपके माइंड में हार्मफुल वाला ये जो वर्ड है ये किसने डाला सर, जो बेसिक जो इनका प्रोडक्शन करते हैं वो प्रोडक्शन करने वालों ने ही आपके माइंड में ये सब चीजें डाली है कि सर कि जो स्टील है, जो हमारा मेटल है ना, बेसिकली इससे क्या होता है ना, जिसमें ज्यादा कंटामिनेशन नहीं होता है, ये ज्यादा है ना हमारे हेल्थ के लिए ये ज्यादा हमारे हेल्थ के लिए हार्मफुल नहीं होता है सर। ये था एडवर्टीजमेंट, ये था क्या सर, एडवर्टीजमेंट। अब ऐसे में बच्चा क्या होता है, ऐसे में बच्चा क्या होता है, एडवर्टीजमेंट के कारण क्या होता है, बेसिकली किसी भी गुड्स को, कोई भी गुड हो, उस गुड की क्या की जाती थी, मार्केटिंग की जाती थी। हम बेसिकली देखेंगे उस मार्केटिंग के थ्रू क्या होता था ना, उस गुड्स को, वो जो गुड है उसको क्या करती थी, मार्केट में क्या मिलती थी, जगह मिलती थी। बेसिकली हम इस टॉपिक के अंदर यही देखने वाले हैं कि आखिर कैसे मार्केट फॉर गुड्स है ना, एक है ना मार्केट बना किसके लिए सर, गुड्स के लिए, जो कंज्यूमर गुड्स थे ना उनके लिए क्या बनने लग गया इंडिया में, मार्केट। तो चलो अब हम शुरू करते हैं, हम और आगे देखते हैं सर, हम इस पूरे चैप्टर के अंदर हम आखिर देखते क्या है। बेसिकली क्या है ना बच्चा, हमें एक है ना सबसे पहले एक टर्म का मतलब समझना होगा सर, वो टर्म है प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन। बेसिकली बच्चा प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या है सर, हमने देखा था ना सर प्री मॉडर्नाइजेशन, सर प्री प्रोटो, सर कुछ कनेक्शन आ रहा है सर, प्रोटो मतलब पहले की बात हो रही है सर, प्रोटो मतलब पहले, इंडस्ट्रियलाइजेशन के पहले जो पहला फेज था या फर्स्ट फेज था ना, हम उसकी बात करने जा रहे हैं। अब बच्चा क्या है ना, जनरली क्या है ना, हमारे माइंड के अंदर बहुत ज्यादा एक है ना स्पेस की कमी आ चुकी है। क्यों आ चुकी है सर? क्योंकि क्या है ना बच्चा, जो फैक्ट्रीज है ना, हम उसी को क्या समझ लेते हैं सर, इंडस्ट्री समझ लेते हैं, उसी को हम क्या समझ लेते हैं सर, इंडस्ट्रियल ग्रोथ समझ लेते हैं। मतलब सर कि अगर ग्रोथ ऑफ फैक्ट्री हो रही है, फैक्ट्रीज की अगर ग्रोथ हो रही है, तो हम उसे क्या कह देते हैं सर, इंडस्ट्रियलाइजेशन कह देते हैं। सर अगर फैक्ट्री प्रोडक्शन हो रहा है तो हम उसे क्या कहते थे सर, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हो रहा है। सर आप है ना सेम बात कर रहे हो सर, आपने बोला ग्रोथ ऑफ फैक्ट्री है, फिर आपने इक्वल टू को करके कह दिया सर इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है। नहीं सर, इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि सर क्या हो रही, ग्रोथ ऑफ फैक्ट्रीज हो रही है, ये उससे कहीं ज्यादा है। कैसे सर? फैक्ट्री वर्कर्स, बेसिकली हम क्या देखते हैं सर, फैक्ट्री वर्कर्स को ही हम क्या कह देते हैं सर, इंडस्ट्रियल वर्कर्स कह देते हैं। अब सर बच्चा बेसिकली हमारे माइंड में एक थॉट बन चुका है सर, क्या कि जो फैक्ट्री है ना, बेसिकली अगर आपको प्रोडक्शन करना है, अगर आपको इंडस्ट्रियलाइजेशन लाना है, आपको इंडस्ट्रियलाइजेशन का फेज शुरू करना है, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए होगी सर, फैक्ट्रीज चाहिए होगी। पर बच्चा ऐसा बिल्कुल नहीं है, फैक्ट्रीज की ऐसी कोई रिक्वायरमेंट है ही नहीं। क्यों नहीं है सर? क्योंकि जब हमारे पास फैक्ट्रीज नहीं हुआ करती थी, उससे पहले भी एक इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ करता था। इंडस्ट्रियलाइजेशन का एक साथ छोटा सा प्यारा सा नन्नू मुन्नू सा एक छोटा सा मतलब ये है सर, हमारा जो प्रोडक्शन है वो ज्यादा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्रोडक्शन ज्यादा होना चाहिए, और उसके लिए हम नए नए इनोवेशन मेथड्स का यूज करेंगे। सर यहाँ पे कहीं पे भी हमने क्या फैक्ट्रीज के बारे में जिक्र किया? नहीं किया सर, क्योंकि जो फैक्ट्रीज है ना वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ सर, एक है ना इंपॉर्टेंट फैक्टर जरूर है फैक्ट्री, पर बेसिकली क्या है ना, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है ना, ओवरऑल जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है ना, वो फैक्ट्री ग्रोथ नहीं है। ओवरऑल इंडस्ट्रियलाइजेशन फैक्ट्री ग्रोथ
नहीं है। इस फैक्ट्रीज नहीं होगी तो भी इंडस्ट्रियलाइजेशन का फेज आएगा। बेसिकली हम उसमें यही देखने वाले हैं। वी थिंक दैट इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्टेड विद द सेटिंग अप ऑफ फैक्ट्री। बेसिकली हमारा थॉट यही रहता है सर अगर फैक्ट्री सेटअप हो रही है मतलब सर क्या है ना इंडस्ट्रियलाइजेशन आ रहा है। बेसिकली क्या होता था ना बच्चा, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन का स्टार्टिंग फेज था ना उस टाइम में क्या था ना हमारे पास फैक्ट्रीज नहीं हुआ करती थी, हमारे पास क्या हुआ करते थे, हमारे है ना लैंड्स हुआ करते थे। अब बेसिकली हमने क्या किया सर, उन लैंड्स के थ्रू जो हमारा प्रोडक्शन है ना वो हमने इंक्रीज कर दिया, ज्यादा से ज्यादा सर हमने वेराइटीज को यूज करना शुरू कर दिया। बेसिकली हम है ना पूरे ईयर के अंदर पहले एक बार हार्वेस्ट लिया करते थे, अब हम 3 बार हार्वेस्ट लिया कर रहे हैं। तो बच्चा प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ ना, बेसिकली हमने नए मेथड्स को यूज करना शुरू कर दिया। बेसिकली हमारे पास पहले क्या नहीं था सर, वाटर की क्या थी, वाटर सप्लाई की कमी हुआ करती थी। तो सर हमने कैनाल्स, हम वहां पे कैनाल्स लेके आ गए सर। हम वहां पे क्या है ना छोटे छोटे से है ना कुओं को हमने बना दिया। बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हमारा जो प्रोडक्शन है ना उसको इंक्रीज कर रहे हैं सर। कहां कर रहे हैं, लैंड में कर रहे हैं। एक जो लैंड है उसके ऊपर हम क्या कर रहे हैं, हमारा प्रोडक्शन इंक्रीज कर रहे हैं। लैंड भी वही है बेसिकली सर, फैक्ट्री नहीं है ना, कहां क्या है, एक लैंड है। लैंड के ऊपर, प्रॉपर एक लैंड के ऊपर हमने क्या किया, हमारा प्रोडक्शन इंक्रीज कर दिया। तो सर फैक्ट्रीज नहीं थी फिर भी इंडस्ट्रियलाइजेशन, फिर भी हमारा प्रोडक्शन तो बढ़ा ना। और इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब तो यही है सर कि हम हमारे मेथड, नए मेथड्स को यूज कर रहे हैं। बेसिकली हम हमारा प्रोडक्शन इंक्रीज कर रहे हैं। अब बच्चा बिफोर फैक्ट्रीज वर सेटअप, फैक्ट्रीज के सेटअप होने से पहले देयर वाज अ लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। उससे पहले भी एक लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हुआ करता था सर। फैक्ट्री प्रोडक्शन के बारे में हमने देखा था, इसलिए हमने कहा सर फैक्ट्री प्रोडक्शन जो है वो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन से अलग है। ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन या इंडस्ट्रियल जो प्रोडक्शन है ना वो एक बहुत लार्ज टॉपिक है। बेसिकली सर अगर हम ये देखते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन है ना, बेसिकली अगर ये इंडस्ट्रियलाइजेशन है ना तो इसका ये वाला पार्ट ही सिर्फ फैक्ट्री है। ओवरऑल जो ये वाला पार्ट आपको दिख रहा है ये बाकी क्या है सर, फैक्ट्रीज के बिना है। तो ऐसे हम समझ सकते हैं सर फैक्ट्रीज को सेटअप करने की ऐसी जरूरत नहीं होती इंडस्ट्रियलाइजेशन लाने के लिए फॉर द इंटरनेशनल मार्केट। उससे पहले भी, फैक्ट्री सेटअप होने से पहले भी लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होता था। किसके लिए सर, इंटरनेशनल मार्केट के लिए। जो हमारा डोमेस्टिक मार्केट है, हमने डोमेस्टिक मार्केट की नीड पूरी कर दी। अब उसके बाद हम चलते हैं सर इंटरनेशनल मार्केट की तरफ। और इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जो डिमांड है वो बहुत ज्यादा होती है। डिमांड ज्यादा होने के कारण हम हमारी जो सप्लाई है उसको बढ़ाना चाहते हैं। सप्लाई बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं सर, लार्ज प्रोडक्शन करते हैं। और वही लार्ज प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल वही लार्ज प्रोडक्शन इंटरनेशनल मार्केट के लिए यूज होता है। फिर हम देखते हैं सर प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन। आखिर प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन है क्या, स्टेज व्हेन लार्ज स्केल प्रोडक्शन टुक प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ मॉडर्न फैक्ट्रीज। बेसिकली क्या है ना, ये वो स्टेज था जहां पे लार्ज स्केल प्रोडक्शन हो रहा था, पर सर किसके एब्सेंस में सर, मॉडर्न फैक्ट्रीज के एब्सेंस में। जब मॉडर्न फैक्ट्रीज वहां नहीं थी, ऐसे में एक्सपेंशन ऑफ वर्ल्ड ट्रेड एंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड कॉलोनीज सेटअप। अब बच्चा ये वही फेज था, ये वही टाइम पीरियड था जब एक्सपैंड हो रहा था क्या सर, वर्ल्ड ट्रेड क्या था, एक्सपैंड हो रहा था। और उसी के साथ साथ जो हमारी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड थे ना वो क्या बनते जा रहे थे सर, कॉलोनीज बनते जा रहे थे, नई नई कॉलोनीज बनते जा रहे थे सर। अब ये कॉलोनीज सर, बेसिकली जो कॉलोनीज का जो ये सिस्टम है ना, आखिर ये क्यों लाना पड़ा सर, कॉलोनीज आखिर क्यों बनाई उन लोगों ने सर। कॉलोनीज बनाने का सिर्फ और सिर्फ एक मेजर जो कारण था वो सिर्फ इतना था कि उनको क्या चाहिए थे, रिसोर्सेस चाहिए थे। फिर हम देखते हैं बच्चा क्या, गुड्स डिमांड इंक्रीज। बेसिकली क्या था ना बच्चा, जैसे कि हम देखते हैं जो ब्रिटेन है ना बच्चा, ब्रिटेन एक है ना बहुत बड़ी, एक लार्जेस्ट इकोनॉमी था उस टाइम के अंदर। जैसे कि हम जानते हैं बच्चा, ये एक ब्रिटेन जो है ना, ब्रिटेन क्या था उस टाइम, बहुत बड़ी एक क्या थी, इंडस्ट्रियल इकोनॉमी थी। ऐसे में क्या था ना बच्चा, उसको बहुत सारे रिसोर्सेस, उसको बहुत सारे क्या रॉ मटेरियल्स की जरूरत थी। अब रॉ मटेरियल्स वो लाते कहां से, वो अदर कंट्रीज से लाते। अब परचेस अगर वो करने जाते तो उनकी क्या लगती सर, मनी लगती बहुत ज्यादा, उनको क्या कैपिटल को इन्वेस्ट करना पड़ता। ऐसे में बच्चा उन लोगों ने क्या तरीका निकाला कि हम बिना इन्वेस्ट किए, बिना ज्यादा इन्वेस्ट किए, हम सादा किसी एक है ना रिसोर्सेस, किसी कंट्री का सारा रिसोर्सेस हम क्या करते हैं, हड़प लेते हैं। ऐसे में उन लोगों ने क्या किया सर, कोलोनाइजेशन का सहारा लिया। और कोलोनाइजेशन के थ्रू उन्होंने क्या किया, पूरे के पूरे जो लोगों के एक जो कंटिनेंट होते थे ना, वो लोग क्या करते थे, वहां पे अपना रूल ले लेते थे। और रूल लेने के बाद वहां पे क्या करते थे, ज्यादा से ज्यादा क्या करते थे, उनके रिसोर्सेस को एक्सट्रैक्ट करके अपनी जो मेन लैंड है, जो उनका मदर लैंड है, वहां पे वो लेके जाया करते थे। फिर हम देखते हैं बच्चा क्या, क्वेश्चन सर, क्वेश्चन बहुत जरूरी है। तो सर क्वेश्चन यही है, व्हाई मर्चेंट्स कुड नॉट एक्सपेंड प्रोडक्शन विद इन टाउन्स। बेसिकली हमने देख लिया सर कि हमारा जो इंटरनेशनल जो डिमांड है ना वो इंक्रीज होती जा रही थी। हमारे किस फेज में सर, फोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन के फेज में हमारा क्या था, इंक्रीज हो रही थी डिमांड।
अब डिमांड्स इंक्रीज होने के साथ साथ बच्चा क्या था ना कि जो हमारे मर्चेंट्स हुआ करते थे, हमारे मतलब सर ब्रिटेन की, बेसिकली इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वहां आया, तो हम अभी बात करने जा रहे हैं ब्रिटेन की। तो बेसिकली उस टाइम जो वहां के मर्चेंट्स थे ना, वो अपना जो बिजनेस है, भले ही डिमांड बहुत ज्यादा थी पर उसके बावजूद भी वो अपना जो प्रोडक्शन है ना वो एक्सपेंड नहीं कर पा रहे थे। सर ऐसा क्यों है सर, वो एक्सपेंड क्यों नहीं कर पा रहे थे? सर एक्सपेंड इसलिए नहीं कर पा रहे थे क्योंकि जो टाउन्स थे ना, वो टाउन्स में एक्सपेंड इसलिए नहीं कर पा रहे थे क्योंकि टाउन्स में क्या थे सर, ट्रेड गिल्ड्स थे। अब बच्चा ये ट्रेड गिल्ड्स या फिर अपन कहते थे सर ग्रुप्स थे। अब सर ये ग्रुप्स क्या करते थे सर, ये ग्रुप्स है ना पूरे मार्केट को, पूरा जो है ना हमारा टाउन का जो मार्केट है ना उसको डोमिनेट करते थे। अब डोमिनेंस के साथ साथ ये लोग क्या करते थे, नए लोगों को आने से भी रोका करते थे। और इसी के साथ बच्चा क्या था ना, जो वहां के जो ब्रिटेन के जो किंग्स हुआ करते थे, जो क्वींस हुआ करती थी ना, उनसे वो क्या ले लेते थे, राइट ले लेते थे। सर किसका राइट? सर मोनोपोली का राइट ले लिया करते थे, मोनोपोली ऑफ ट्रेड। अब सर मोनोपोली, जब उनके पास मोनोपोली आ जाती थी ना सर ट्रेड की, तो उनके अलावा, उस ग्रुप के अलावा उस प्रोडक्ट का जो ट्रेड है ना वो और कोई ग्रुप या फिर और कोई इंडिविजुअल नहीं कर सकता था उनसे बिना पूछे। अब ऐसे में क्या था ना, उन लोगों को मर्चेंट्स, अगर मर्चेंट्स को अपना प्रोडक्शन बढ़ाना होता तो उन लोगों को गिल्ड से, ग्रुप्स से बात करनी होती। पर जो ग्रुप्स होते थे उस टाइम, वो ग्रुप्स उन्हें एंट्री नहीं लेने के लिए, उन्हें क्या है ना ज्यादा से ज्यादा क्या डिमोटिवेट करने के लिए क्या करते थे, उनके लिए एक है ना लिमिट बना देते थे। अब ऐसे में उन लोगों को एक तरीका चाहिए था ताकि वो अपना प्रोडक्शन क्या कर सके, इंक्रीज कर सके। प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए वो लोग कहाँ, किस तरफ रुख करते हैं सर? कंट्री साइड, मतलब गांव की तरफ वो आगे बढ़ते हैं। अब गांव की तरफ बढ़ते हैं तो सर पुअर पीजेंट्स बिगन वर्किंग फॉर मर्चेंट्स। बेसिकली जैसे ही वो गांव की तरफ बढ़ना शुरू करते हैं, कंट्री साइड जाना शुरू करते हैं, तो जो पुअर पीजेंट्री होती है ना, वो है ना उनके साथ काम करने के लिए है ना बहुत जल्दी क्या कर देती है, सहमति दे देती है। अब बेसिकली वो अपनी एक्सेप्ट, वो इतनी जल्दी वो एग्री क्यों हो जाते हैं? बेसिकली बच्चा इंडस्ट्रियलाइजेशन आने के कारण क्या था ना, ओवरऑल जो इकोनॉमी थी ना, बेसिक जो स्मॉल जो कैंडिडेट्स थे, जो स्मॉल जो क्या थे प्लेयर्स थे ना, उनकी लाइफ है ना बहुत ज्यादा खराब होना शुरू हो गया था। ऐसे में क्या था ना बच्चा, बेसिकली जो पुअर पीजेंट्स थे ना, उनकी जो सिचुएशन थी ना वो बहुत ज्यादा हार्श थी। अब ऐसे में उनको अपनी पॉवर्टी और स्टार्वेशन से निकलने के लिए क्या चाहिए था? मनी चाहिए था, इनकम चाहिए था। और जैसे ही मर्चेंट्स आते हैं तो उन लोगों को एक है ना होप दिखती है कि सर हम इन मर्चेंट्स के थ्रू हम हमारी जो इनकम है ना उसको जनरेट कर सकते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, पीजेंट हैड टाइनी प्लॉट्स व्हिच कुड नॉट प्रोवाइड वर्क टू ऑल ऑफ फैमिली मेंबर्स। अब ऐसे में क्या होता है बच्चा, क्योंकि जो पीजेंट्स होते हैं ना, अब उनके क्या है, फैमिली मेंबर्स एक ही लैंड के ऊपर, लेट सपोज हम बात कर रहे हैं सर, एक ये है ना क्या है, लैंड। अभी हमने जस्ट थोड़ी देर पहले ही देखा था कि ऐसा क्या होता है बच्चा, जैसे एक ये लैंड होता है, बेसिकली एक लैंड है। अब यहाँ पे क्या है ना, एक पीजेंट की पूरी फैमिली लगी हुई है, उसके पूरे फैमिली मेंबर्स लग रहे हैं। तो अब ऐसे में क्या है ना, वहां पे जरूरत तो 5 की है पर वहां लग रखे हैं कितने सर, 15। ऐसे में क्या होता है बच्चा, जो ये एक्स्ट्रा जो ये 10 मेंबर्स है ना, उनका कोई यूज वहां पे है नहीं। अब क्या हुआ, जैसे ही मर्चेंट्स उनके पास आते हैं तो ये जो एक्स्ट्रा के अंदर जो ये 10 मेंबर्स है ना, वो काम करना शुरू कर देते हैं। किसके लिए सर? मर्चेंट्स के लिए वो काम करना शुरू कर देते हैं। जैसे ही वो मर्चेंट्स के लिए काम करना शुरू करते हैं तो उनका क्या है ना बच्चा, इनकम जनरेशन होना शुरू हो जाता है। फिर हम देखते हैं क्या, व्हेन मर्चेंट ऑफर्ड दे एग्रीडली एग्रीड। बच्चा जैसे ही मर्चेंट्स उनको ऑफर करते हैं ना कि सर हम आपको पेमेंट देंगे, हम आपको एक इनकम का सोर्स देंगे, आप हमारे लिए प्रोडक्शन करिए, तो वो है ना बच्चा बहुत ज्यादा जल्दी उसके लिए हाँ कर देते, क्योंकि उनको जल्दी से जल्दी क्या, किससे निकलना था, अपनी पॉवर्टी से निकलना था। एज दे कुड रिमेन इन देयर कंट्री साइड। बेसिकली बच्चा अब क्या था ना, पहले उनको सिटी, उन्हें टाउन जाना, पहले उन्हें सिटी टाउन जाना पड़ता था, टाउन जाकर उन्हें क्या करना पड़ता था, वहां पे लेबर करना पड़ता था। अब उनके लिए क्या है ना सर, उनके लिए अब एक सर्विस आ चुकी थी कि सर उनको अपने कंट्री साइड, मतलब उन्हें अपने गांव में ही रहना है और गांव में रहकर ही क्या करना है सर, प्रोडक्शन करना है। फिर हम देखते हैं क्या, लंदन केम टू बी नोन एज अ फिनिशिंग सेंटर। बेसिकली क्या होने लगा ना बच्चा कि है ना, जैसे कि ये क्या था, ये था हमारा कंट्री साइड, ये था हमारा क्या टाउन। अब क्या था, जो प्रोडक्शन था ना बच्चा वो यहाँ होता था। अब यहाँ से जो मर्चेंट्स है ना उसको लेके जाया करते थे सर, कहाँ, सिटी लेके जाया करते थे, टाउन लेके जाया करते थे। अब टाउन में क्या था ना बच्चा, उनके लिए फिनिशिंग सेंटर हुआ करते थे, मतलब जो भी गुड्स वो लेके गए उसकी पैकेजिंग करना, उसको साफ करके उसको पैकेज करना और उसको है ना कहाँ पे लेके जाना, पोर्ट तक लेके जाना, और फिर उसको क्या है ना किसी और कंट्री के लिए क्या एक्सपोर्ट करना, या फिर उनको क्या है बेसिकली जो उनकी खुद का जो डोमेस्टिक डिमांड है ना उनको पूरी करने के लिए वहीं पे उसका क्या करना, कंजप्शन कराने के लिए उसको रेडी करना, उसको फिनिश गुड में कन्वर्ट करना। अब जैसे बच्चा हमने देखा है गुड्स की है ना 3 स्टेजेस होती हैं। 3 में सर फर्स्ट स्टेज जो होती है ना वो तो होता है सर उसका रॉ मटेरियल, फिर उसको क्या होता है सर, एक होता है उसका क्या,
प्रोडक्शन, उसको हम क्या है ना कन्वर्ट करते हैं, और एक सर उसका फाइनल स्टेज होता है क्या, उसका फिनिश गुड। तो बेसिकली क्या है ना बच्चा, ये दोनों जो है ना, दोनों बेसिकली लगभग कहाँ हो रहे थे, कंट्री साइड के अंदर हो रहे थे। उसका प्रोडक्शन भी कंट्री साइड में ही हो रहा था, और लगभग लगभग उसको कन्वर्ट करने का जो काम है ना, वो भी कहाँ हुआ करता था। देखो बच्चा क्या है ना, अगर लेट सपोज हम करते हैं 100% में से, तो लगभग देखो बच्चा 30% तो उसका प्रोडक्शन हो गया, 30% के अलावा लगभग लगभग उस 20% उसका जो है ना बच्चा, उसको प्रोडक्शन जो है ना, उसको प्रोड्यूस करना, उसको किसके हमारे यूज के लिए बनाना, वो भी कहाँ हो रहा था, गांव में ही हो रहा था। पर फिर जैसे ही वो है ना एक फिनिशिंग सेंटर यानी कि लंदन पहुंचते थे, तो बेसिकली उनको क्या कर दिया जाता था, पैक कर दिया जाता था, उनको एक फिनिश गुड में कन्वर्ट कर दिया जाता था। अब ऐसे में क्या है ना बच्चा, जो लंदन है ना, लंदन क्या बन चुका था, एक फिनिशिंग सेंटर बन चुका था। अब प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोडक्शन वाज कंट्रोल बाय मर्चेंट्स। अब बेसिकली क्या है ना, जो प्रोडक्शन जो है, बेसिकली हमने क्या देखा सर, जो प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो फेज है, जहां पे बहुत ज्यादा क्या हो रहा था, लार्ज स्केल के ऊपर क्या हो रहा था, प्रोडक्शन हो रहा था। अभी हमने देखा ना, वो अपने लैंड्स, अपने कंट्री साइड में रह के ही प्रोडक्शन कर रहे थे ना। बेसिकली उन्होंने फैक्ट्रीज तो सेटअप नहीं करी, बिना फैक्ट्री सेटअप किए, तो वो कौन सा इंडस्ट्रियलाइजेशन था, प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन था। प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन किसके थ्रू कंट्रोल किया जा रहा था सर, मर्चेंट्स के थ्रू कंट्रोल किया जा रहा था। फिर हम देखते हैं बच्चा, गुड्स प्रोड्यूस बाय विद इन फैमिली मेंबर्स। बेसिकली जो गुड्स का जो प्रोडक्शन है, वो कौन कर रहा था, जो फैमिली मेंबर्स है ना, वो कर रहे थे। जो पीजेंट्री है, उनके जो फैमिली मेंबर्स है ना, वही क्या कर रहे थे, बेसिक वहां पे उसका प्रोडक्शन कर रहे थे। अब हम देखते हैं क्या बच्चा, हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, दी कमिंग अप ऑफ फैक्ट्रीज। बेसिकली अब जो फैक्ट्रीज है ना, अब वो आने वाली है। बेसिक अभी हमने प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन पढ़ा, लेटरल फेज जो था वो अब कंप्लीट हो चुका है। अब हम देखेंगे क्या बच्चा, जो फैक्ट्रीज है ना, उनके आने से क्या चेंजेस आते हैं। द अर्लीस्ट फैक्ट्रीज बूम्ड इंग्लैंड प्रोडक्शन इन द लेट 19th सेंचुरी। गिव एग्जांपल ऑफ कॉटन। अब बेसिकली क्या है ना, जैसे ही फैक्ट्रीज आती है ना, फैक्ट्रीज आने के कारण क्या है ना बच्चा, अब एक है ना स्पेस। अब पहले क्या था ना, गांव कंट्री साइड के अंदर प्रोडक्शन हुआ करता था, तो वहां पे कोई मैनेजमेंट ज्यादा नहीं हुआ करता था, वहां पे कोई सुपरवाइजेशन नहीं हुआ करता था, उस प्रोडक्ट का किसी भी टाइप का एक ना स्टैंडर्डाइजेशन नहीं हुआ करता था। बेसिकली क्या है ना, उसका एक स्टैंडर्ड नहीं हुआ करता था, वो अपनी क्रिएटिविटी के थ्रू उस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस किया करते थे। पर जैसे ही ये फैक्ट्रीज का कॉन्सेप्ट आया, फैक्ट्रीज का कॉन्सेप्ट क्या है बच्चा, फैक्ट्रीज का कॉन्सेप्ट बस इतना है कि आपको एक कन्फाइंड स्पेस के अंदर, आपको देखो फर्स्ट पॉइंट नोट करना कि आपको एक कन्फाइंड स्पेस के अंदर क्या है, काम करना है। बेसिकली अब जो स्पेस है ना, वो कन्फाइंड है। बेसिकली अब जो स्पेस है वो कन्फाइंड है। इसके साथ साथ बच्चा क्या है कि हमें जो प्रोडक्शन करना है, जो गुड्स का प्रोडक्शन करना है, वो मैनेजमेंट के थ्रू होगा। जो मैनेजमेंट कहेगा उसके थ्रू हमें क्या करना है, प्रोडक्शन करना है। मतलब बेसिक अब क्या आ गया, सुपरविजन आ गया। अब उसके बाद में सुपरवाइज, ये लोग क्या करेंगे, हमें सुपरवाइज करेंगे। अब थर्ड पॉइंट क्या होता है सर, जो भी आप प्रोड्यूस बनाओगे ना, वो प्रोड्यूस कैसे होंगे सर, एक जैसे होने चाहिए। कैसे होने चाहिए सर, एक जैसे होने चाहिए। कैसे होने चाहिए, स्टैंडर्डाइज्ड होने चाहिए। बेसिकली क्या है ना, फैक्ट्रीज के बस ये 3 पॉइंट्स नोट कर लेना आप कि सर कन्फाइंड स्पेस में सुपरविजन के थ्रू एक जैसे स्टैंडर्डाइज गुड्स को हम क्या करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे। तो यही क्या है सर, फैक्ट्रीज का कॉन्सेप्ट हुआ करता है। अब ऐसे में बच्चा हम एक एग्जांपल देखने वाले हैं सर, किसका, कॉटन का। अब हम देखते हैं क्या, अर्ली फैक्ट्री 1730। बेसिकली जो टाइम पीरियड है वो कौन सा है, 1730s का। बेसिकली हमने क्या देखा था बच्चा, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन का हम फेज कहते हैं, उसे कौन सा फेज समझते हैं हम, 1700s का जो फेज है ना, हम बेसिकली उसकी बात करते हैं। अब उससे पहले वाला लेटरल फेज हमने देखा। अब हम क्या देखने वाले हैं सर, ये जो 1730s था ना, उसके अंदर, उस टाइम पीरियड के अंदर फैक्ट्रीज आने से कौन कौन से चेंजेस आ रहे थे। बट इट वॉज इन लेट 18th सेंचुरी दैट द नंबर मल्टीप्लाइज न्यू एरा ऑफ कॉटन। बेसिकली क्या था ना, जो फैक्ट्रीज थी ना, वो 1730s तक में आ चुकी थी। जो कॉन्सेप्ट था ना, जो अभी हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया, ये कॉन्सेप्ट तो आ चुका था 1730s तक। पर बेसिकली जो ये पूरा जो कॉन्सेप्ट है, ये अप्लाई होना कब शुरू कर दिया था इसने, 18th सेंचुरी के अंदर। अब ऐसे में क्या था, पहले जो फैक्ट्रीज लगभग कितनी थी सर, आप लेट सपोज कर लो सर, ये कोई डेटा नहीं है, ये कोई फैक्ट नहीं है, ये बस एक सिंपल सा हमें समझने के लिए सर, कि बेसिकली अगर फैक्ट्रीज पहले 50 हुआ करती थी सर, कब, 1730s में। अब लमसम वही फैक्ट्रीज है 5000। अब ऐसे में हमें पता पड़ रहा है सर, जो फैक्ट्रीज है ना, वो एक्सपैंड हो चुकी है, बहुत सारी फैक्ट्रीज मार्केट में आ चुकी है सर। अब जब मार्केट में फैक्ट्रीज आएगी तो सर फैक्ट्रीज के लिए क्या चाहिए होगा, रॉ मटेरियल चाहिए होगा। अब हम बात करते हैं आगे, न्यू एरा ऑफ कॉटन। अब बच्चा क्या है ना, हमें क्या चाहिए, हमें रॉ मटेरियल चाहिए। अब बच्चा रॉ मटेरियल के लिए हम सपोज करते हैं, हम देखते हैं किसको सर, कॉटन को। सर कॉटन को ही क्यों सर, बेसिकली जो ट्रेड था उस टाइम वो टेक्सटाइल और फूड्स का होता था। मैंने भूला था किसी टाइम में, अगर याद हो तो,
तो बेसिकली क्या है ना, जो अब हम बात कर रहे हैं कॉटन की, तो कॉटन का एक हमें ना, कॉटन बेसिकली क्या है, या तो आप फूड देख लो या आप क्या है ना टेक्सटाइल देख लो, इन दोनों के थ्रू आप ओवरऑल जो मार्केट, जो वर्ल्ड इकोनॉमी है ना, उसको आप समझ सकते हो, ग्लोबल ट्रेड को आप समझ सकते हो। तो हमने चूज किया सर, आप बता दो अभी टेक्सटाइल का, आप बताइए सर किसका, कॉटन का। बेसिकली कॉटन के प्रोडक्शन के थ्रू हम ये बताना चाह रहे हैं कि उस टाइम की जो इकोनॉमी है, उस टाइम का जो प्रोडक्शन है, वो कॉटन के अंदर, वो जो कॉटन है, बेसिक जो टेक्सटाइल है ना, उसके कारण कैसा उसमें चेंज आ रखा था, उसमें कैसे उसका जो प्रोडक्शन है ना वो चेंज हो गया था। 1760s में बच्चा क्या था, 2.5 मिलियन पाउंड्स का हुआ करता था, जबकि वो 1787 आते आते वो 22 मिलियंस का हो गया था। बच्चा पहले कितना था, 2.5 मिलियन पाउंड्स का था, और अब कितना हो गया था, 22 मिलियन पाउंड्स का हो गया था। तो बेसिकली हम डिफरेंस समझ पा रहे हैं सर कहां पे, तो हम किसका प्रोडक्शन कितना कर रहे थे, लगभग हम ट्रेड कर रहे थे 2.5 मिलियन का। अब हम बात कर रहे हैं सर 22 मिलियन की। बेसिकली आप समझ पा रहे हैं कि कितना, 100 से भी बहुत ज्यादा प्रोडक्शन अब हम करना शुरू कर दिया था हमने। द इंक्रीज वाज लिंक्ड टू द चेंज इन प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। अब बेसिकली जो हमारा ये प्रोडक्शन में जो चेंज है ना 2.5 से, बेसिकली 2.5 से हम 22 पे पहुंच गए, तो ये 2.5 से 22 हम किससे, इसका जो ये लिंकेज है, इसका जो लिंक है वो किससे है सर, प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन से है। अब जो प्रोडक्शन है वो कहाँ हो रहा था, फैक्ट्रीज के अंदर हो रहा था। ऐसे में क्या है ना, ज्यादा से ज्यादा एक ही टाइम पे ज्यादा से ज्यादा गुड्स का प्रोडक्शन हो पा रहा था, जिसके कारण अब क्या था, जो हमारा ट्रेड था ना वो बहुत ज्यादा फ्लरिश हो रहा था। अब ऐसे में हम बात करते हैं, रिचर्ड ऑकराइट इन्वेंटेड कॉटन मील। बेसिकली क्या है सर, रिचर्ड ऑकराइट नाम से एक बंदे थे, उन्होंने क्या सर, क्या इन्वेंट किया है सर, कॉटन मील को इन्वेंट किया है। फिर हम देखते हैं क्या, टिल नाउ प्रोडक्शन वाज डन बाय फैमिलीज इन कंट्री। बेसिकली प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो फेज था, तब मर्चेंट्स क्या थे, कंट्री साइड गए थे, और कंट्री साइड में उन्होंने होम यूनिट्स के थ्रू क्या किया था, प्रोडक्शन इंक्रीज किया था। पर फैक्ट्रीज के आने के कारण अब क्या था ना, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन अब कहाँ होना शुरू कर दिया था, टाउन्स में होना शुरू कर दिया था। टिल नाउ प्रोडक्शन वाज, अभी तक क्या है ना, प्रोडक्शन वही हुआ करता था, बट नाउ न्यू मशीन्स कुड बी परचेज एंड सेटअप। पर अब क्या है ना, नई मशीन्स आ रही थी, उनको सेटअप किया जा रहा था। वर्कर्स कुड प्रोड्यूस बेटर प्रोडक्शन इन लार्ज क्वांटिटीज। अब जो वर्कर्स है ना, अब वो बहुत ज्यादा, बहुत अच्छा और बहुत ज्यादा क्या कर रहे थे, प्रोडक्शन कर रहे थे, लार्ज क्वांटिटीज में प्रोडक्शन कर रहे थे। बेसिकली कहाँ कर रहे थे, एक कन्फाइंड स्पेस, यानी कि एक हमारी फैक्ट्री में कर रहे थे। मैनेजिंग द लेबर वाज मच इजियर। बेसिकली क्या है ना बच्चे, ये लाइन यहाँ की, मैनेजिंग द लेबर, बेसिकली क्या था ना, मर्चेंट्स रहते थे कहाँ पे सर, टाउन्स में वो रहा करते थे, और उनका जो प्रोडक्शन यूनिट है वो कहाँ पे सर, कंट्री साइड में है। अब ऐसे में रोज तो कोई मर्चेंट वहां अपने कंट्री साइड जाके प्रोडक्शन को क्या मैनेज नहीं कर सकता, वहां पे उसको सुपरवाइज नहीं कर सकता। पर जब है ना टाउन्स के अंदर ही जब फैक्ट्रीज आने लग गई थी, तो वहां पे जब है ना फैक्ट्रीज आने के कारण क्या था ना, एक है ना इजी हो गया था उनका मैनेजमेंट करना। इजीली वो उनको क्या कर पा रहे थे, मैनेज कर पा रहे थे, उस लेबर को ज्यादा से ज्यादा एफिशिएंटली उसको यूज कर पा रहे थे। फिर हम आगे देखते हैं बच्चा, द पेस ऑफ इंडस्ट्रियल चेंज। अब बेसिकली बच्चा हम देखने जा रहे हैं एक नया टॉपिक, जिसमें हम पेस देखेंगे सर किसका, इंडस्ट्रियल चेंज का। पर पहले सर क्वेश्चन देखना जरूरी है। तो क्वेश्चन ये है, हाउ रैपिड वाज द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। आखिर जो हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन था वो कितना रैपिड था, उसका जो प्रोसेस है वो कितना ज्यादा जल्दी जल्दी चेंज ला रहा था। फिर हम देखेंगे, डज इंडस्ट्रियलाइजेशन मींस ओनली द ग्रोथ ऑफ फैक्ट्री इंडस्ट्रीज। बेसिकली आपको इस क्वेश्चन का जवाब तो मिल ही गया होगा सर। बेसिकली जो फैक्ट्री इंडस्ट्रीज की जो ग्रोथ है ना, उसी से ही हम डिनोट नहीं करते सर इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रियल ग्रोथ को, उसके अलावा भी इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है। अब जो हमारा जो फर्स्ट, जो हमारा अप टू 1840 कॉटन वाज लीडिंग सेक्टर इन प्रोडक्शन। बेसिकली जो कॉटन था ना, वो 1840 के अंदर क्या था, एक लीडिंग सेक्टर था, किसका सर, प्रोडक्शन का। अब सर जब प्रोडक्शन हो रहा है, तो प्रोडक्शन के साथ साथ सर बेसिक जो एक है ना, जो हमारे नेसेसिटीज है ना, उनकी भी तो जरूरत पड़ेगी। मतलब बेसिक जो हमें क्या है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत पड़ेगी। तो ऐसे में क्या है ना, इंग्लैंड एक्सपेंशन ऑफ रेलवे, इंग्लैंड में क्या हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर, नया इंफ्रास्ट्रक्चर आने लगा, न्यू रेलवेज आने लगा, डिमांड फॉर आयरन एंड स्टील इंक्रीज। अभी तक तो क्या था ना बच्चा, कि जो कॉटन है ना वो ही लीड कर रहा था, किसको सर, पूरे के पूरे ट्रेड को, वर्ल्ड ट्रेड को क्या कर रहा था, लीड कर रहा था। अब ऐसे में क्या है ना बच्चा, जैसे ही इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ जो है ना ब्रिटेन बढ़ता है, इंग्लैंड बढ़ता है, तो ऐसे में क्या है ना, अब डिमांड उठती है किसकी, ज्यादा से ज्यादा आयरन और स्टील की। बच्चा एक बात आप हमेशा याद रखना, इकोनॉमी के अंदर भी आपके काम आएगी, क्या सर, जब भी किसी कंट्री के अंदर आयरन का और स्टील जैसी जो है ना बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने वाली जो चीजें हैं, उनका जैसे ही प्रोडक्शन इंक्रीज होता है, तो हम ये मानते हैं कि वो जो कंट्री है वो क्या कर रही है सर, ग्रो कर रही है, ग्रोथ कर रही है। ऐसे में क्या है ना बच्चा, जैसे ही ये इस फेज के अंदर आयरन और स्टील का प्रोडक्शन इंक्रीज होता है, तो हमें एक बेसिक आइडिया तो हो गया था सर कि अब जो है ना
इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और ज्यादा रैपिड होने वाला है। अब उसका जो फेज है वो बहुत ज्यादा रैपिड होने वाला है। क्यों? क्योंकि सर आप समझ ही सकते हैं कि जो रेलवेज है, जो ये रेलवेज है, ये ट्रांसपोर्ट को कितना है ना इजी बना देता है। कैसे सर? जो काम पहले 10 दिनों में हुआ करता था वही काम अब 5 दिनों में होता है सर। किसके थ्रू सर? रेलवेज के थ्रू। फिर हम आगे देखते हैं, बाय 1873 ब्रिटेन वाज एक्सपोर्टिंग 77 मिलियन पाउंड्स आयरन एंड स्टील। अब बच्चा क्या था ना, स्टार्टिंग जो थी 1840s के अंदर तक तो क्या था, कॉटन लीड करता था। पर जैसे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर की डिमांड बढ़ी ना, तो डिमांड बढ़ने के कारण क्या है ना, अब ब्रिटेन ज्यादा से ज्यादा किसको प्रोड्यूस करने लगी? आयरन और स्टील को। अब ऐसे में क्या होता है, ब्रिटेन लगभग एक्सपोर्ट करता है 77 मिलियन पाउंड्स आयरन एंड स्टील। बेसिकली आप इस ट्रेड का एक है ना आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमने अभी देखा था सर, क्या थोड़ी देर पहले 22 मिलियन पाउंड्स किसका सर? कॉटन का। हमने किसका? टेक्सटाइल का ट्रेड देख लिया था। उस टाइम हमने क्या देखा था? एक आइडिया ले लिया था सर, टेक्सटाइल 22। और हमारा जो ये है, जो हमारा बेसिक जो ट्रेड है किसका सर? आयरन और स्टील का, वो कितना हो चुका है? 77 मिलियन हो चुका है। कि सर आप समझ सकते हैं कि आयरन और स्टील का प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो उसका कंजम्पशन बढ़ रहा है, और कंजम्पशन बढ़ने के कारण क्या है ना, बेसिकली जो ग्रोथ है वो बहुत ज्यादा अब रैपिड होने वाली थी। अब सेकंड पॉइंट आता है, न्यू इंडस्ट्रीज कुड नॉट इजीली डिस्प्लेस ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज। अब बच्चा बेसिकली क्या है ना, न्यू इंडस्ट्रीज तो आ रही थी पर वो है ना इजीली डिस्प्लेस नहीं कर पा रही थी जो हमारी ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज है ना उन्हें। एट द एंड ऑफ 19th century लेस देन 20% ऑफ द वर्कर्स वाज एम्प्लॉयड इन इंडस्ट्रियल सेक्टर। अब बच्चा क्या था ना, एट द एंड ऑफ द 19th century, लगभग जब 19th century खत्म हो रही थी ना, तब तक भी बच्चा लगभग 20% से कम जो लेबर है ना वो कहाँ लगा हुआ था? इंडस्ट्रियल सेक्टर में लगा हुआ था। अब सपोज कर लेते 20% जो 20% जो लेबर है वो कहाँ लगा है? इंडस्ट्रीज में लगा है। ओके, अब इंडस्ट्रीज में 20% लगा है तो सर जो 80% लेबर है ना वो आज भी कहाँ पे है सर? वो आज भी किस में है? ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज में है। तो हमें एक आइडिया लग सकता है सर कि ज्यादा बंदे कहाँ काम करते हैं। आप बस इतना आइडिया लगाओ सर, सेकंड पॉइंट बस इतना बताना चाह रहा है सर, ज्यादा लोग कहाँ काम करते हैं? ज्यादा लोग कहाँ काम करते हैं? न्यू इंडस्ट्रीज में करते हैं कि ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज में करते हैं? बताओ। सबसे ज्यादा लोग काम करते हैं ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज में। जब हमें पता है कि सबसे ज्यादा लोग ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं तो बेसिकली हम ये समझ सकते हैं कि अभी तक ये डिस्प्लेस नहीं हुई है। इसका अभी भी क्या है, एक है ना बहुत ज्यादा वेटेज है हमारी इकोनॉमी में। हमारी इकोनॉमी में बेसिकली हमारे उस टाइम की बात हो रही है 1800, आप अंदाजा लगा लो 1800 1900 की बात हो रही है। अब ऐसे में बच्चा हम समझ सकते हैं उस टाइम के लिए क्या था ना, बेसिकली जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज है ना वो डिस्प्लेस नहीं हुई थी। थर्ड पॉइंट आता है, द कॉटन एंड मेटल वाज नॉट एबल टू चेंज द पेस ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज बट ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज एक्सपीरियंस मैनी चेंजेस। अब बच्चा बेसिकली क्या था ना, जो ये आयरन और जो ये मेटल की जो ये नया इंडस्ट्री, जो ये नई इंडस्ट्रीज थी ना, उसने अभी तक क्या है ना, जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज थी ना जो हमारी, उसको अभी तक क्या है ना पूरा का पूरा डिस्प्लेस तो किया नहीं था, पर बेसिकली उसके अंदर कई सारे वो चेंजेस लेके आ गए थे। कैसे सर? क्योंकि स्मॉल इन्वेंशन हो गई थी सर। स्मॉल इन्वेंशंस कैसे हो रही थी सर? अब है ना फूड प्रोसेसिंग का एक है ना नया तरीका आ रहा था। बेसिकली अगर फूड प्रोसेसिंग की बात करते हैं ना सर, प्रोसेस फूड हम किसे कहते हैं? जो कैन फूड होता है उसे हम क्या कहते हैं सर? प्रोसेस फूड कहते हैं। तो अब क्या है ना बच्चा, नए क्या आ रहे थे, कॉन्सेप्ट आ रहे थे, नए इनोवेशन आ रहे थे। बेसिकली अब जो हमारा मार्केट है ना वो अब डिवाइड हो रहा था, अब डाइवर्सिफाई हो रहा था। अब उसके साथ साथ सर बिल्डिंग वर्क्स, अब बेसिकली क्या है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत तो पड़ेगी ही। अब इंफ्रास्ट्रक्चर की जब भी जरूरत पड़ेगी तो सर क्या होगा? बिल्डिंग वर्क्स की ग्रोथ होगी। फिर हम देखते हैं सर पोएट्री, और उसके साथ साथ क्या है सर? ग्लास वर्क्स। बेसिकली क्या है ना, जो इंफ्रास्ट्रक्चर वाला जो सेक्टर है ना वो ज्यादा से ज्यादा क्या हो रहा था? फ्लरिश हो रहा था। फिर हम देखते हैं बच्चा, न्यू टेक्नोलॉजी टुक अ लॉन्ग टाइम टू स्प्रेड, रिपेयर वाज कॉस्टली व्हिच स्कैर्ड द मर्चेंट्स एंड इंडस्ट्रियलिस्ट्स टू सेट अप मशीन्स। बेसिकली बच्चा जो ये न्यू टेक्नोलॉजी थी, जो न्यू मशीनरीज थी ना, अब इस न्यू मशीनरी की सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि ये है ना जल्दी खराब हो जाया करती थी, और खराब होने के कारण जब इनका रिपेयर कराया जाता था, जब इनका मेंटेनेंस करवाया जाता था ना, तो वो बहुत ज्यादा कॉस्टली हुआ करता था। बेसिकली बहुत ज्यादा वो कॉस्टली हुआ करता था। कॉस्टली होने के कारण क्या था ना, मर्चेंट्स उससे है ना उसको है ना एक अवॉइड कर रहे थे, उसको दूर रख रहे थे। क्योंकि सर लेबर की कोई कमी तो उस टाइम थी नहीं कि जो हमें किस पे कन्वर्ट होना पड़े, मशीन्स में कन्वर्ट होना पड़े। अब ऐसे में क्या था ना बच्चा कि वो कॉस्टली होने के कारण अभी तक उसको है ना ज्यादा से ज्यादा जो मर्चेंट्स है वो उसको अवॉइड कर रहे थे। दैट्स व्हाई हिस्टोरियंस नाउ हैव कम टू इंक्रीजिंगली रिकॉग्नाइज दैट the typical worker in the mid 19th century was not a machine operator but the traditional craftsmen and labor। अब बेसिकली क्या है ना, अब जो हिस्टोरियंस है ना अब वो ये चीज को समझ पा रहे हैं
कि बेसिकली जो मिड 19th सेंचुरी जिसको हम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की ग्रोथ वाला फेज से हम डिनोट करते हैं ना, उस टाइम पीरियड के अंदर बेसिकली जो एक मशीन ऑपरेटर था ना, वो बेसिकली क्या था, एक ट्रेडिशनल कास्ट पर्सन एंड लेबर था। बेसिकली वो क्या था ना, वो इतना एबल नहीं था, एक मशीन ऑपरेटर इतना एबल नहीं था कि वो किसको डिस्प्लेस कर दे, ट्रेडिशनल क्राफ्ट पर्सन और लेबर को, क्योंकि अभी भी इनकी जो है ना नीड बहुत ज्यादा थी, अभी भी लेबर्स की और जो क्राफ्ट पर्सन है ना उसकी नीड बहुत ज्यादा थी। ऐसे में क्या होता है ना बच्चा, जब जिसकी नीड ज्यादा होती है और उसकी है ना क्वांटिटी ज्यादा कम होती है, तो क्या होता है ना बच्चा, उनकी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अब ऐसे में क्या था ना, लेबर्स की जो डिमांड थी वो बहुत ज्यादा थी, क्योंकि मशीन्स के ऊपर है ना, मशीन्स का जो बेसिकली जो उनकी कॉस्ट थी ना वो बहुत ज्यादा आ रही थी। ऐसे में उसको वो लोग अवॉइड कर रहे थे। अब हमारे सामने क्वेश्चन आता है, व्हाई डिड सम इंडस्ट्रियलिस्ट इन 19th सेंचुरी यूरोप प्रेफर हैंड लेबर ओवर मशीन? आखिर ऐसा क्यों है कि जो ये इंडस्ट्रियलिस्ट जो थे ना, वो अभी भी 19th सेंचुरी के अंदर बेसिकली वो किसको प्रेफर करते थे, हैंड लेबर को प्रेफर करते थे ओवर मशीन्स। बेसिकली हमने एक रीजन तो देख लिया सर, क्योंकि जो मशीन है उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा आती थी, और उसके अलावा क्या सीन था सर, मशीन वर कॉस्टली, नो शॉर्टेज ऑफ ह्यूमन लेबर। अब बेसिकली क्या था ना, उस टाइम पीरियड के अंदर पॉवर्टी बहुत ज्यादा थी, स्टार्वेशन बहुत ज्यादा था, उसके कारण क्या था ना बच्चा, उसके कारण बहुत लोग अपना जो लेबर है ना वो अब देकर क्या करना चाहते थे, इनकम कमाना चाहते थे, इनकम सोर्स पैदा करना चाहते थे। तो ऐसे उस टाइम पीरियड के अंदर किसी भी टाइप की शॉर्टेज नहीं थी किसकी सर, ह्यूमन लेबर की। रिक्वायर्ड लार्ज कैपिटल इन्वेस्टमेंट। अब बेसिकली क्या है ना, मशीन्स अगर आपको यूज करनी है तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, लार्ज कैपिटल इन्वेस्टमेंट चाहिए। बेसिकली जो ह्यूमन लेबर है उसके लिए लार्ज कैपिटल इन्वेस्टमेंट की कोई ज्यादा जरूरत नहीं है। द डिमांड फॉर लेबर वाज सीजनल। अब इसके अलावा क्या है ना, कुछ ऐसी फैक्ट्रीज भी होती है जहां पे जो डिमांड है ना वर्कर्स की वो कैसी होती है सर, सीजनल होती है। सीजनल सर जैसे ब्रेवरेजेस होती है, वो बेसिकली जो कोल्ड जो एक है ना हमारा विंटर्स होती थी ना, उस विंटर्स के अंदर वो उनका क्या करते थे, प्रोडक्शन किया करते थे। जो शिप्स होती है उनका भी सबसे ज्यादा जो रिपेयर मेंटेनेंस वगैरह है वो कब हुआ करता था, वो हुआ करता था कब सर, विंटर्स के अंदर। तो ऐसे में क्या था ना, ये काम क्या हो गया था, सीजनल हो गया था। अब सीजनल काम के लिए ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना, ज्यादा से ज्यादा क्या है ना, उसके लिए नई नई मशीन्स लाना, अब इतना लोगों को अच्छा लग नहीं रहा था, वो इतना भी इसको प्रीफर नहीं करते थे। अब ऐसे में इंडस्ट्रियलिस्ट यूजुअली प्रीफर्ड हैंड लेबर। बेसिकली जो इंडस्ट्रियलिस्ट जो थे ना वो किसको प्रीफर करते थे, हैंड लेबर को प्रीफर करते थे। क्यों? क्योंकि सर उसके अंदर एक क्या होता था, एक उसके अंदर एक है ना क्रिएटिविटी होती थी, हैंड लेबर के अंदर एक परफेक्शन होती थी। अ रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स कुड बी प्रोड्यूस ओनली विद हैंड लेबर। अब बेसिकली क्या था ना, उस टाइम के जो भी प्रोड्यूस हुआ करते थे ना, वो बेसिकली किसके थ्रू ही बनाए जा सकते थे, वो बेसिकली बनाए जा सकते थे सिर्फ और सिर्फ हैंड लेबर के थ्रू। जैसे कि एग्जांपल लाइक एक्सेस एंड हैमर्स। अब एक्सेस एंड हैमर्स की बहुत ज्यादा क्या थी, वेराइटीज थी, और जो वेराइटीज ज्यादा होने के कारण क्या है ना, उसका प्रोडक्शन करने के लिए क्या चाहिए थी, क्रिएटिविटी चाहिए थी। और क्रिएटिविटी किससे हो सकती थी, सिर्फ और सिर्फ हैंड लेबर से। मशीन्स क्या है ना सर, एक या दो टाइप के क्या बना सकती थी, प्रोड्यूस बना सकती थी, ज्यादा टाइप के वो प्रोड्यूस नहीं बना सकती थी। होममेड प्रोड्यूस केम टू सिंबलाइज रिफाइनमेंट एंड क्लास। और इसी के साथ बच्चा क्या है ना, जो ये हमारा जो हमारे एक रिफाइनमेंट क्लास था ना, जो बेसिकली जो हमारा अपर क्लास था ना, वो अपना है ना एक क्लास का एक सिंबल मानती थी। किससे सर, जो हैंडीक्राफ्ट होता था, जो होममेड क्राफ्ट होता था ना, उसको क्या करती थी सर, वो अपना सिंबल मानती थी कि हम अगर इसको यूज कर रहे हैं मतलब हम कौन है, हम है एक अपर क्लास। बेसिकली क्या है ना, मशीन से जो प्रोड्यूस हुआ करता था ना, वो बहुत ज्यादा चीप हुआ करता था। चीप होने के कारण क्या है ना, बेसिकली उसकी जो एक है ना मार्केट स्टेटस बहुत कम था। और इन लोगों को क्या चाहिए था, रिफाइनमेंट जो क्लास होती थी उनको क्या चाहिए होता था, बेसिकली उनको क्लास से अपने मतलब था, उनको अपने स्टेटस से मतलब था। और स्टेटस के लिए वो लोग क्या किया करते थे, ये हैंडमेड जो प्रोड्यूस है ना उसका यूज किया करते थे। फिर हम आगे देखते हैं बच्चा, क्वेश्चन यही है, व्हाई डिड वर्कर्स लेड अ मिजरेबल लाइफ इन द 19th सेंचुरी। बेसिकली हमने ये देखा सर कि अभी तक हमें समझ में आ रहा था सर कि नीड किसकी है सर, ज्यादा से ज्यादा नीड किसकी है, लेबर्स की है। और सर जो ये लेबर्स है इन्हीं की लाइफ ज्यादा मिजरेबल क्यों थी, क्योंकि सर द अबंडेंस ऑफ लेबर। बेसिकली क्या था ना, लेबर है ना भरपूर लेबर था, और उसी के साथ साथ जॉब डिपेंडेंट ऑन एग्जिस्टिंग नेटवर्क्स ऑफ फ्रेंडशिप एंड किन रिलेशन। बेसिकली क्या था ना बच्चा, जो लेबर थी ना उसकी कोई शॉर्टेज तो थी नहीं, बहुत ज्यादा लेबर था। जब लेबर ज्यादा था, जब सप्लाई ज्यादा थी, तो सप्लाई ज्यादा होने के कारण उसकी डिमांड कम हो जाती थी। डिमांड कम होने से क्या होता है बच्चा, बेसिकली उसकी प्राइस कम हो जाती थी। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि ज्यादा लेबर होने के कारण उनका जो लेबर था ना उसकी अब ज्यादा कीमत नहीं रही थी, उसकी ज्यादा वैल्यू अब रही नहीं थी। और क्या था, जॉब डिपेंड, जो बेसिकली उनकी जो जॉब्स है ना वो किस पे डिपेंड करती थी, उनके रिलेशनशिप, उनकी फ्रेंडशिप, और उसके साथ साथ उनके मतलब कोई बंदा अगर किसी फैक्ट्री में काम करता है तो उसके रिलेटिव्स, उसके फ्रेंड्स की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है जॉब्स में लगने की, ओके, ना कि जो लोग नए हैं जिनको कोई भी उनका कनेक्शन नहीं है फैक्ट्री से उनकी। अब ऐसे में फिर हम आगे देखते हैं क्या, सच पीपल स्पेंड नाइट अंडर
द ब्रिजेस। अब क्या था ना, बेसिकली क्या है, दे हैड टू वेट वीक्स फॉर जॉब इन दैट टाइम। बेसिकली उन्हें अब जॉब्स के लिए है ना बहुत हफ्तों तक है ना क्या करना पड़ता था, वेट करना पड़ता था। और इसके साथ साथ उनके पास पैसा नहीं होने के कारण उनको अपनी जो नाइट है वो कहाँ स्पेंड करनी पड़ती थी, अंडर द ब्रिजेस। उसके साथ साथ और नाइट शेल्टर, बेसिकली जो नाइट शेल्टर जो उनके लिए बनाए जाते थे, जो पुअर कमीशन होता था उसके थ्रू क्या है ना नाइट शेल्टर्स बनाए जाते थे, वहां पे कुछ अमाउंट देके वो लोग पूरे नाइट स्टे कर सकते थे। मैनी जॉब्स वर सीजनल इन नेचर, आफ्टर द बिजी सीजन सम रिटर्न। अब बेसिकली क्या होता था ना कि ये लोग क्या करते थे, मैनी जॉब्स वर सीजनल, बेसिकली जो जॉब्स होती थी वो सीजनल होती थी, और जैसे ही वो सीजन खत्म होता था तो वो लोग अपने वापस कहाँ लौट जाते थे, कंट्री साइड लौट जाते थे, अपने गाँव लौट जाते थे, अपने घर लौट जाते थे। और उसके बाद क्या होता था ना, जैसे ही वो सीजन वापस शुरू होता था वो लोग वापस आ जाते थे। फिर हम देखते हैं टू कंट्री साइड सम लुक्ड फॉर ऑड जॉब्स। In 19th century, wages of labor were increased, but average daily income was determined by number of days of works. Basically क्या है ना कि हमारा जो कंट्री साइड जो था ना, some look for odd jobs, बेसिकली क्या था, कुछ लोग तो गांव लौट जाया करते थे, पर जो कुछ लोग है ना वो ऑड जॉब्स मतलब और दूसरी जो जॉब्स है ना उनके लिए सिटी में ही रह जाया, टाउन्स में ही रह जाया करते थे। अब ऐसे में इन 19th सेंचुरी वेजेस ऑफ लेबर, बेसिकली क्या है ना 19th सेंचुरी आते ही जो लेबर है ना, जो हमारा लेबर है, जो लेबर की वेजेस है वो क्या होती है, इंक्रीज होती है। लेबर की वेजेस इंक्रीज होने के कारण बेसिकली क्या है ना, टू कंट्री साइड सम लुक्ड फॉर ऑड जॉब्स। अब बच्चा क्या होता था, कुछ लोग तो गांव लौट जाया करते थे, पर कुछ लोग जो है वो ऑड जॉब्स के लिए वहां पे रुक जाया करते थे। इन 19th सेंचुरी वेजेस ऑफ लेबर वर इंक्रीज। अब बेसिकली क्या है, 19th सेंचुरी जैसे ही शुरू होती है तब थोड़ा जो लेबर की जो वेजेस है ना वो इंक्रीज तो होती है, पर बेसिकली क्या है ना ओवरऑल उनकी जो एवरेज इनकम है ना वो डेली इनकम डिपेंड करती थी किसके ऊपर, नंबर ऑफ डेज ऑफ वर्क। बेसिकली उन्हें काम कितने दिन मिल रहा है उसके ऊपर डिपेंड किया करती थी। इन मिड 19th सेंचुरी 10% ऑफ अर्बन पॉपुलेशन वाज एक्सट्रीमली पुअर। बेसिकली क्या था, जो 19th सेंचुरी मिड 19th सेंचुरी के अंदर लगभग 10% जो अर्बन पॉपुलेशन जो थी ना वो क्या थी, बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली पॉवर्टी के अंदर वो जी रही थी। इकोनॉमिक डाउनफॉल हो गया था, इकोनॉमिक डाउनफॉल, अनएम्प्लॉयमेंट रेट 35% टू 75%। बेसिकली क्या था, इकोनॉमिक डाउनफॉल आ गया था। इकोनॉमिक डाउनफॉल आने के कारण जो अनएम्प्लॉयमेंट जो रेट है ना वो इंक्रीज हो गई थी। लगभग उस टाइम 35% से लेके 75% तक लोग क्या थे, अनएम्प्लॉयड। वर्कर्स फियर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट मेड अपोज द न्यू टेक्नोलॉजी। बेसिकली क्या है ना, जो वर्कर्स है ना वो अब डर रहे थे। सर किससे डर रहे थे, अनएम्प्लॉयमेंट से डर रहे थे। अनएम्प्लॉयमेंट से डरने के कारण अब वो लोग, उन लोगों ने क्या शुरू कर दिया था, अपोज करना शुरू कर दिया था न्यू टेक्नोलॉजी को। जैसे कि स्पिनिंग जेनी मशीन का यूज करना उन्होंने क्या कर दिया था, बहुत कम कर दिया था। उसका क्या कर दिया था, अपोज करना शुरू कर दिया था। वुमेन अटैक्ड न्यू मशीन्स। बेसिकली क्या थी, जो वुमेन्स जो है ना, वुमेन्स का क्या था ना, पहले वो अपने होम यूनिट अपने घर में बैठ के, एग्जांपल स्पिनिंग जेनी मशीन। अब स्पिनिंग जेनी मशीन आने के कारण क्या था ना बच्चा, अब जो वुमेन्स का जो रोल था ना वो रोल क्या हो गया था, कम हो गया था, क्योंकि अब ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन किसके थ्रू हो रहा था, स्पिनिंग जेनी मशीन के थ्रू हो रहा था। इन 1840 बिल्डिंग एक्टिविटी इंटेंसिफाइड इन सिटीज, ओपनड अप अपॉर्चुनिटी फॉर एम्प्लॉयमेंट। अब बेसिकली क्या था ना बच्चा, जो इंफ्रास्ट्रक्चर वाला जो एक सेक्टर था ना वो ज्यादा से ज्यादा क्या हो रहा था, फ्लरिश हो रहा था, जिसके कारण ज्यादा से ज्यादा क्या हो रही थी, बिल्डिंग एक्टिविटीज हो रही थी, और उन लोगों को ज्यादा से ज्यादा जो रोजगार है, जो एम्प्लॉयमेंट है ना वो वहीं मिलना शुरू हो गया। द नंबर ऑफ वर्कर एम्प्लॉयड इन ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री डबल्ड इन 1840। बेसिकली क्या था ना, जो 1840 आने तक लगभग जो नंबर है, जो लोग काम कर रहे थे, वर्कर काम कर रहे थे, कहां पे सर, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में, वो लगभग कितने हो चुके थे, डबल हो चुके थे। उसके बाद हम देखते हैं, अब हमारा अगला टॉपिक है द एज ऑफ इंडियन टेक्सटाइल्स। अब बच्चा बेसिकली हम देखने जा रहे हैं हमारा जो इंडियन टेक्सटाइल है ना, याद है अब हम बात करने वाले इंडिया पर्सपेक्टिव के अंदर कि आखिर जो इंडिया है ना वहां पे कैसा जो ये पूरा का पूरा टेक्सटाइल है, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है ना उसका पूरा फेज हम देखने वाले हैं अब इंडिया पर्सपेक्टिव में। पर पहला क्वेश्चन ये है, व्हाट वर द चेंजेस आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन इन दी कॉलोनीज। अब बच्चा बेसिकली जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है ना, इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण हमारे एक है ना कॉलोनीज जो थी, इन कॉलोनीज के अंदर कौन कौन से चेंजेस आ रहे थे। बेसिकली जो ब्रिटेन है उसके लिए इंडिया क्या था, ये कॉलोनी तो था, तो इन कॉलोनीज के अंदर ब्रिटेन के इंडस्ट्रियलाइजेशन से इन कॉलोनीज में क्या डिफरेंसेस, क्या चेंजेस आ रहे थे। टिल मशीन्स वर नॉट सेट इन इंडिया, इंडिया वाज डोमिनेटिंग इंटरनेशनल मार्केट इन टेक्सटाइल। अब बच्चा जब तक है ना इंडिया के अंदर मशीन सेटअप नहीं हुई थी, उससे पहले इंडिया जो है ना इंटरनेशनल मार्केट के अंदर सबसे ज्यादा किसका ट्रेड किया करता था, अपने टेक्सटाइल का ट्रेड किया करता था। टेक्सटाइल में जैसे सिल्क और कॉटन का। फिर हम आगे देखते हैं बच्चा, लॉट ऑफ इंडियन मर्चेंट्स एंड बैंकर्स वर इन्वॉल्व इन lot of Indian merchants and bankers were involved in network. Lot of Indian merchants and bankers were involved in network of export
ट्रेड। बेसिकली बच्चा क्या था ना, बहुत सारे एक है ना जो वर्क है, एक जो प्रोसेस है ना, वो एक क्या होती है, चेन प्रोसेस होती है। एक जो हम देखते हैं ना कि यहाँ प्रोडक्शन हो रहा है, यहाँ उसका कंजप्शन हो रहा है, तो उसके बीच में बच्चे एक बहुत बड़ी क्या होती है, चेन होती है। उस चेन के अंदर बेसिकली क्या है ना, ये इंडियन मर्चेंट्स और बैंकर्स आया करते थे। ये जो इंडियन बैंकर्स और जो मर्चेंट्स हुआ करते थे ना, वो इस पूरे नेटवर्क जो ये पूरा एक्सपोर्ट है ना, उसको क्या किया करते थे, सपोर्ट किया करते थे। बिफोर 1750s नेटवर्क कंट्रोल बाय इंडियन मर्चेंट्स। बेसिकली क्या था, 1750s के पहले वाला जो सीन था ना, वहां पे इंडिया के जो नेटवर्क है उनको कौन कंट्रोल किया करता था, मर्चेंट्स कंट्रोल किया करते थे। बट बेसिकली 1750s के बाद जो ये नेटवर्क है ना, ये किसके है ना द्वारा कंट्रोल किया जाने लग गया सर, जो हमारा जो कॉलोनाइजेशन होना शुरू हो गया था, उसके कारण जो ब्रिटिशर्स जो एजेंसीज होती थी ना, ब्रिटिश एजेंसीज, वो हमारा इस नेटवर्क को क्या करने लग गई थी, कंट्रोल करने लग गई थी। बेसिकली प्रोडक्शन अभी भी हो रहा था, कंजप्शन अभी भी हो रहा था, पर बेसिकली इसको पहले कौन कंट्रोल करता था, पहले इंडियन मर्चेंट्स इसको कंट्रोल किया करते थे। पर अब जो है इस पूरे की पूरी जो चेन है ना, उसको कौन कंट्रोल कर रहा था, जो है ना ब्रिटिश जो एजेंसीज थी ना, वो इसे क्या करती थी, वो इसे क्या कंट्रोल किया कर वो इसे कंट्रोल किया करती थी। अब ऐसे में यूरोपियन कंपनीज ग्रेजुअली गेन पावर एंड गेन मोनोपोली राइट टू ट्रेड। बेसिकली क्या था ना, जो यूरोपियन कॉलोनीज थी, जो यूरोपियन कॉलोनाइजर्स थे, उन्होंने अपनी कंपनीज को इंडिया में भेजा था। इन कंपनीज के थ्रू क्या है ना, इन कंपनीज के पास धीरे धीरे क्या आने लग गई थी, पावर आने लग गई थी। जैसे ही इन्होंने पावर गेन कर ली, तो पावर गेन करने के बाद इन लोगों ने क्या किया, जो ट्रेड है ना उसके ऊपर मोनोपोली इन्होंने करना शुरू कर दिया। ट्रेड में मोनोपोली करने से ऑल पोर्ट्स लाइक सूरत एंड हुगली स्टार्टेड डिक्लाइनिंग। अब बच्चा बेसिकली क्या था ना, पहले जो ट्रेड हुआ करता था वो कहां से हुआ करता था, सूरत और हुगली जैसे ओल्ड जो पोर्ट्स थे ना, वहां पे हुआ करता था। पर बेसिकली क्या है ना, जैसे इन लोगों के पास पावर आती है, बेसिकली हमने क्या देखा, जैसे बॉम्बे और जो ये इनका बंगाल था ना, वहां पे इनका क्या था, सबसे ज्यादा डोमिनेंस था। डोमिनेंस होने के कारण क्या था ना बच्चा, ज्यादा से ज्यादा जो है ना पोर्ट्स थे ना, वो कहां पे स्टैब्लिश हो रहे थे, इन दो जो लोकेशन थी, जो डोमिनेंस है ना, वो यहाँ पे आ रही थी, तो इसके कारण पोर्ट्स भी यहीं आ रहे थे। अभी तक क्या है ना बच्चा, ज्यादा से ज्यादा जो है ना पोर्ट्स का यूज किया जाते थे, वो पोर्ट्स कौन से थे, सूरत और हुगली के हुआ करते थे। पर जैसे ही ब्रिटिश कॉलोनाइजर्स आते हैं, तो इन लोगों ने क्या किया, न्यू पोर्ट्स बना लिए। सर कहां पे पोर्ट्स बनाए, एक तो बॉम्बे में बनाया, एक दूसरा कहां बनाया, बंगाल में बनाया। इन पोर्ट्स के थ्रू सबसे ज्यादा ये लोग क्या करने लग गए, ट्रेड करने लग गए। अब जब है ना पूरा जो पोर्ट है वो इन्हीं का है, ये इन्हीं के थ्रू है ना वो एस्टैब्लिश हो रखा है, तो सबसे ज्यादा कंट्रोल उस पर किसका था, इन लोगों का ही था। इसके कारण क्या है ना, अब ये ट्रेड को क्या करने लग गए, कंट्रोल करने लग गए। were local merchants operated in 17th century, the value of trade 16 million to 3 million। बेसिकली क्या था ना बच्चा, अब क्या है ना, जो हमारे जो ट्रेड है ना वो डिक्लाइन करना शुरू कर दिया था। जो सूरत और हुगली जैसे पोर्ट्स थे ना, वहां पे अब ट्रेड क्या था, डिक्लाइन करना उसने शुरू कर दिया था। ऐसे में क्या होता है ना बच्चा, जो ट्रेड पहले 16 मिलियन का था, ब्रिटिश कॉलोनाइजर्स के आने के कारण, ब्रिटिश एजेंसीज के आने के कारण, अब वो जो ट्रेड है वो रह गया था सिर्फ और सिर्फ 3 मिलियन का। आप समझ सकते हैं, पहले वो ट्रेड 16 मिलियन का हुआ करता था, और आज वो ट्रेड कितना है, सिर्फ 3 मिलियन का है। अब ऐसे में क्या है ना, न्यू पोर्ट्स लाइक बॉम्बे एंड कैलकाटा ग्रू। This shift from old ports to new port is an indicator of colonial power। अब बच्चा ये जो है ना पोर्ट्स जब शिफ्ट होना शुरू कर देते हैं, तो हम समझ सकते हैं कि जो पावर है ना, पावर भी कहाँ शिफ्ट हो रही है, अब हमारे जो लोकल मर्चेंट्स है उससे छूट के वो पावर जा रही है, अब किनके पास वो पावर जा रही है, ब्रिटिश कॉलोनाइजर्स के पास। दिस पोर्ट्स वर कंट्रोल्ड बाय यूरोपियन पावर। बेसिकली इन लोगों ने उसको एस्टैब्लिश किया है, तो इन लोगों का ही उस पर क्या था, सबसे ज्यादा कंट्रोल था। और उसी के साथ साथ जो गुड्स है ना, उन गुड्स को किसके थ्रू कैरी किया जाता था, यूरोपियन शिप्स के थ्रू उन्हें क्या किया जाता था, कैरी किया जाता था। पहले जो ट्रेड था ना वो बहुत ज्यादा फ्री था, उसके कारण जो हमारे इंडियन मर्चेंट्स थे, जो इंडियन बैंकर्स थे ना, वो अपना ट्रेड बहुत ज्यादा फ्लरिश कर रहे थे। पर बेसिकली इन लोगों ने क्या किया, पूरे ट्रेड को कंट्रोल कर लिया अपने पोर्ट्स के थ्रू, अपने शिप्स के थ्रू। ऐसे में क्या था, अगर मर्चेंट्स को अब काम करना था, तो उनको इनके थ्रू अपना जो एक है ना शेप करना था, क्या अपना ट्रेड को शेप करना पड़ता था। हाउ डिड दिस चेंजेस अफेक्ट द लाइफ ऑफ वेवर्स एंड अदर्स आर्टिसंस। अब बच्चा बेसिकली क्या होता है कि ये जो चेंजेस है ना, इन चेंजेस के आने के कारण जो हमारे वेवर्स थे, जो हमारे आर्टिसंस थे ना, उनकी लाइफ में चेंजेस आना शुरू कर देते हैं। तो हम इस बेसिकली अब हम देखेंगे कि आखिर जो ये चेंजेस है ना, ये चेंजेस आने के कारण वेवर्स की लाइफ में क्या चेंज आ रहा था, द लाइफ ऑफ वेवर्स। अब बच्चा हमारे पास जो टॉपिक है वो क्या है, द लाइफ ऑफ वेवर्स। अब बेसिकली हमारे पास क्वेश्चन भी है, व्हाट हैपेंड टू वेवर्स, आखिर वेवर्स को हुआ क्या। इन 1760s ब्रिटिश कॉटन इंडस्ट्रीज हैड नॉट येट एक्सपेंडेड इन इंडिया एंड इंडियन फाइन टेक्सटाइल वर इन हाई डिमांड इन यूरोप। बेसिकली हमने क्या देखा है, जो इंडिया क्या है, फाइन वेराइटी ऑफ टेक्सटाइल का क्या करता था, प्रोडक्शन करता था। बेसिकली हम प्रोडक्शन करते थे सिल्क और
कॉटन का, और वो उसकी जो वैरायटी थी ना बहुत ज्यादा वो फाइन हुआ करती थी। ऐसे में क्या है ना, फाइन वैरायटी होने के कारण, हैंडमेड होने के कारण उसका सबसे ज्यादा जो डिमांड था ना, वो डिमांड कहाँ था, यूरोप के अंदर था। ब्रिटेन में भी उस डिमांड बहुत हाई था। डिमांड होने के कारण ब्रिटिश कॉलोनाइजर्स चाहते थे कि ज्यादा से ज्यादा हम क्या कर ले, इस पूरे ट्रेड को कंट्रोल कर ले, ताकि हम क्या कमा सके, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमा सके। फिर हम देखते हैं क्या, द फ्रेंच, डच, पोर्टुगीज एज वेल एज लोकल ट्रेडर्स वर ऑलवेज इन कॉम्पिटिशन टू गेट इंडियन वुमन। अब बच्चा बेसिकली क्या था ना, ये लोग है ना फ्रेंच, डच और पोर्टुगीज जो हमारे लोकल ट्रेडर्स थे, ये कंपटीशन में रहा करते थे। किसके साथ, ताकि उन्हें क्या मिल सके, टू गेट इंडियन वुमन क्लोथ, ताकि उन्हें क्या मिल सके, तो इंडियन जो वुमन क्लोथ होते थे वो उन्हें मिल सके। ड्यू टू दी कॉम्पिटिशन वीवर्स यूज्ड टू गेट बेस्ट प्राइसेस। अब बच्चा बेसिकली क्या होता था ना, जब कंपटीशन ज्यादा था, जब मार्केट में प्लेयर्स ज्यादा होते हैं ना, तब उनको एक राइट प्राइस मिल जाती थी, उनको क्या मिल जाती थी, बेस्ट प्राइस मिल जाती थी अपने गुड्स की। अब ऐसे में क्या होता है, वंस ईस्ट इंडिया कंपनी गेन पॉलिटिकल पावर, अब क्या होता है बच्चा, धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी थी ना, उसके हाथ में क्या आने लग जाती है, पावर आना शुरू कर देती। पावर आने के कारण अब देखो बच्चा क्या था ना, ईस्ट इंडिया कंपनी क्या चाहती थी कि उनको जो ये प्रोड्यूस है ना, जो इंडियन वुमन है, जो इंडियन टेक्सटाइल है ना, वो बहुत चीप प्राइसेस में मिल जाए, ताकि वो उसको बहुत अच्छी प्राइसेस में सेल करके ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमा ले। अब ऐसे में क्या है ना, उनके सामने एक ही रास्ता था कि ज्यादा से ज्यादा हम इस पूरे सेक्टर को, इस पूरे जो है ना एरिया पे क्या कर ले, अपना डोमिनेंस कर लेते हैं। इस डोमिनेंस के थ्रू हम क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा क्या है ना, चीप प्राइस के ऊपर इन गुड्स को क्या कर सकते हैं, बाय कर सकेंगे। उसके बाद वो लोग क्या करते हैं, इसके थ्रू वो लोग ज्यादा से ज्यादा, वंस ईस्ट इंडिया कंपनी गेन पॉलिटिकल पावर, जैसे ही ईस्ट इंडिया कंपनी के पास पॉलिटिकल पावर आती है ना, तो बेसिकली वो पूरे ट्रेड को कंट्रोल करना वो लोग शुरू कर देते हैं। होता क्या है ना बच्चा, कि जैसे ही उन लोगों को मार्केट में पता पड़ता है कि इस ट्रेड से हम ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं, तो प्रॉफिट अर्न करने के लिए उन लोगों ने क्या किया ना, कि इस पूरे एरिया को डोमिनेंस करने का सोचा। जैसे ही उनको डोमिनेंस उनके हाथ में आया, तो अब उनको टैक्स पे नहीं करना पड़ता था, उनके पास मोनोपोली थी इस पूरे ट्रेड की। तो ऐसे में क्या था ना, वो ज्यादा से ज्यादा बेस्ट प्राइस के ऊपर उस पूरे ट्रेड को कंट्रोल कर सकते थे। अब ऐसे में हमारे सामने क्वेश्चन आता है, व्हाट चेंजेस डिड द ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिंग टू द कॉलोनीज आफ्टर गेनिंग पॉलिटिकल पावर। क्वेश्चन यही है कि बच्चा, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है ना, उसके पास जैसे ही पॉलिटिकल पावर आती है ना, पॉलिटिकल पावर आते ही वो कौन से चेंजेस लेके आती है अपनी कॉलोनीज के अंदर, या फिर बेसिकली हम बात कर लेते हैं हमारे इंडिया के अंदर। इट सिक्योर्ड मोनोपोली राइट टू ट्रेड, डेवलप्ड अ सिस्टम टू एलिमिनेट कंपटीशन, कंट्रोल कॉस्ट। अब बेसिकली क्या था ना, जैसे ही उनके पास पावर आती है, तो वो पूरे ट्रेड पे क्या कर लेते हैं, अपना मोनोपोली राइट कर लेते हैं, कि अगर ये ट्रेड करेंगे तो कौन करेंगे, सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश कंपनीज करेगी। बेसिकली कौन करेंगे, कॉलोनाइजर्स करेंगे। और उन्होंने ट्रेड डेवलप अ सिस्टम एलिमिनेटेड कंपटीशन, और बेसिकली उन्होंने जो पूरा कंपटीशन था ना, उसको क्या कर दिया, पूरा का पूरा कंपटीशन एलिमिनेट कर दिया। उन्होंने ऐसा सिस्टम बनाया, अपनी जो कॉस्ट है उसको उन्होंने कंट्रोल किया, क्योंकि जब उनके पास पॉलिटिकल पावर थी ना एरिया के अंदर, तो वो किसी भी टाइप का टैक्स नहीं दिया करते थे। ऐसे में क्या था ना, उनके पास बहुत ज्यादा एक है ना अच्छी, एक चीप प्राइसेस के ऊपर उन्हें क्या गुड्स मिल जाया करते थे। इंश्योर रेगुलर सप्लाईज। अब बेसिकली क्या है ना, जब उनके पास पॉलिटिकल पावर थी, तब वो लोग क्या करते थे, इंश्योर करते थे किसको सर, रेगुलर सप्लाईज को। क्यों, क्योंकि अब जो हमारे प्रोड्यूसर्स थे, वो अब कहीं और जाके क्या है ना, अपने गुड्स को सेल नहीं कर सकते थे। बेसिकली हम बात करें किन गुड्स की, कॉटन और सिल्क गुड्स की। फिर हम आगे देखते हैं बच्चा, दिस वॉज डन बाय वेरियस वेज। अब ऐसा करने के लिए, जब उनको पूरे के पूरे ट्रेड के ऊपर कंट्रोल करना है, उसके ऊपर मोनोपोली लाना है, उसकी कॉस्ट कंट्रोल करनी है, तो और उसके साथ साथ उसकी रेगुलर सप्लाई भी मेंटेन करनी है, तो ऐसा करने के लिए उन्होंने कुछ रास्तों को चुना, उन्होंने कुछ वेज को देखा। अब बेसिकली वो है ना, वेरियस वेज कौन कौन से थे, उनमें से पहला था, कंपनी एलिमिनेटेड एग्जिस्टिंग ट्रेडर्स एंड brokers connected with cloth trade and established direct control to weavers appointed paid servants called गोमास्ता। अब अच्छा बेसिकली क्या होता है ना, कंपनी क्या करती है, एलिमिनेट कर देती है। सर किसको एलिमिनेट कर देती है, जो बेसिकली जो ट्रेडर्स हो, जो ब्रोकर्स होते हैं ना, उनको क्या कर देती है, एलिमिनेट कर देती है, और खुद से जो है ना इंडिविजुअली खुद जाके उससे कनेक्ट होती है। किससे कनेक्ट होती है, डायरेक्ट कंट्रोल करती है सर वेवर्स को, और उसके लिए एक है ना पेड सर्वेंट को वो अपॉइंट करती है, जिसका नाम होता है क्या सर, गोमास्ता। अब बच्चा बेसिकली ये जो पोस्ट है ना, जो ये हम देखने जा रहे हैं गोमास्ता, इसके कारण अब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होने वाली थी। कैसे सर, सुपरवाइज वेवर्स। अब बेसिकली ये इन लोगों का काम क्या था, सुपरवाइज करना, किसको सर, वेवर्स को सुपरवाइज करना, सुपरवाइज के साथ साथ कलेक्ट सप्लाईज को कलेक्ट करना, और एग्जामिन द क्वालिटी ऑफ क्लोथ। अब बेसिकली क्या है ना, इनके तीन काम हुआ करते थे, कि सुपरवाइज करना है किसको सर, वेवर्स को सुपरवाइज करना है, जो क्लोथ है उसकी सप्लाई लेनी है, उसके साथ साथ एग्जामिन करना है जो क्वालिटी है ना वो मेंटेन हो रही है कि नहीं। सेकंड पॉइंट हम देखते हैं, इट प्रिवेंटेड कंपनी वेवर्स from dealing with other buyers by giving advances from weavers wanted to earn more, so they lease their land and
ओनली डिड वेविंग। अब बेसिकली क्या था ना बच्चा, ये लोग क्या करते थे, एडवांस दे दिया करते थे उन्हें। एडवांसेस के थ्रू क्या था, जब उन्होंने एडवांस दे दिया है बेसिकली वेवर्स को, उन्होंने क्या कर दिया है, बुक कर दिया है। अब वो जो वेवर्स है, अब वो कहीं पे भी अपने जो गुड्स है उसको ट्रेड नहीं कर सकते, उसको सेल जाके नहीं कर सकते। अब बेसिकली क्या है ना, उनको अपने बेस्ट प्राइस नहीं मिलेगी, उनको जो प्राइजेज इन्होंने ऑफर करी है, जो गोमास्तास के थ्रू जो हमारा जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने ऑफर करी है, उन्हीं प्राइजेस पे उनको अपने गुड्स को सेल करना पड़ता था। अब ऐसे में क्या होता था, उनके ऊपर ज्यादा से ज्यादा उन लोगों का क्या होने लग गया था, डोमिनेंस होना शुरू कर दिया था। अब ऐसे में इन मैनी विलेजेस क्लैशेस बिटवीन गोमास्ता एंड वेवर्स केम अप। अब बेसिकली क्या होता है ना, ये जो गोमास्ता है उसका काम था सुपरविजन का, पर ये जो गोमास्तास होते थे ना, ये क्या थे, आउटसाइडर्स हुआ करते थे। अब आउटसाइडर्स होने के कारण क्या था ना, उनका कोई भी कनेक्शन नहीं हुआ करता था, जो लोकल सोसाइटी में जो काम कर रहे जो वेवर्स है ना, उनसे कोई कनेक्शन इनका हुआ नहीं करता था। अब ऐसे में क्या है ना, उससे क्या होने लग गए, क्लैशेस होना वहां पे शुरू कर दिया। द न्यू गोमास्ता वाज आउटसाइडर, सो दे हैड नो सोशल कांटेक्ट इन विलेजेस। बेसिकली आउटसाइडर होने के कारण उनके कोई कांटेक्ट नहीं हुआ करते थे। दे यूज्ड टू कम विथ स्पॉइल्स। अब बेसिकली वो लोग क्या किया करते थे, जब भी उन्हें सप्लाईज नहीं मिलती थी, जब उनकी क्वालिटी मेंटेन नहीं होती थी ना, तो वो लोग क्या ना सिपाहीज के साथ आते थे, सिपाहियों के साथ आते थे, एंड बीट अप वेवर्स इफ दे डिलीवर्ड लेट। अब बेसिकली क्या है ना, जो वेवर्स है वो अगर उनकी डिलीवरी लेट हो जाती थी, उनकी सप्लाई लेट हो जाती थी ना, तो बेसिकली उन्हें वो क्या किया करते थे, बीट किया करते थे, या फिर उन्हें मारा करते थे, उन्हें पनिशमेंट दिया करते थे। अब हम देखते हैं लाइफ ऑफ वेवर्स। अब बेसिकली जो वेवर्स है ना, उनकी लाइफ कैसे डिस्टर्ब हो गई थी इन सभी के कारण, इन वेज के कारण। कैसे? क्योंकि अब बच्चा उनके जो गुड्स है वो ट्रेड वो नहीं कर सकते थे किसी और को। क्यों? क्योंकि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी ना, उन्होंने एलिमिनेट कर दिया था जो बीच के ट्रेडर्स थे, जो बीच के ब्रोकर थे ना उन्हें, और उसी के साथ साथ उन्होंने उनको क्या देना शुरू कर दिया था, उनको एडवांस देना शुरू कर दिया था। इसके कारण वो और किसी को अपना जो गुड्स है उसको सेल नहीं कर सकते थे। और इसी के साथ साथ बेसिकली एक पोस्ट अपॉइंट कर दी थी गोमास्ता की, जो उनको क्या करता था, सुपरवाइज करता था। इन 3 पॉइंट्स के थ्रू वो क्या था ना, उनकी पूरी लाइफ को कंट्रोल करना उन्होंने शुरू कर दिया था। ऐसे में नो स्पेस फॉर बार्गेनिंग। अब उनके लिए कोई स्पेस ही नहीं बचता था बार्गेन करने के लिए, क्योंकि वो बार्गेनिंग किसके साथ करते? क्यों? क्योंकि जो बीच के मीडिएटर थे, ब्रोकर थे, उनको उन्होंने एलिमिनेट कर ही दिया था। इवन कंपनी प्राइसेस वर लो। बेसिकली क्या है ना, कंपनी ने स्टार्टिंग में एडवांसेस के थ्रू उनसे काम तो करवा लिया था, पर क्या था ना, उनकी जो प्राइसेस थी ना वो बहुत कम होती थी। क्योंकि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो क्या चाहती थी कि वो कम से कम चीप प्राइस में गुड्स को बाय करे, और बाय करने के बाद वो हैवी प्राइसेस के अंदर उन्हें क्या करे, सेल करे। अब ऐसे में इन मेनी प्लेसेस लाइक कर्नाटक एंड बंगाल, वेवर्स लेफ्ट एंड रिटर्न विलेजेस। बेसिकली क्या था ना, अब जो वेवर्स थे ना वो तंग आ चुके थे। इसी के कारण तो गोमास्तास के साथ उनका क्या हो रहे थे, क्लैशेस हो रहे थे। अब उन लोगों ने क्या है ना, अपने गांवों को छोड़ना उन्होंने शुरू कर दिया। अदर्स वेंट बैक फॉर एग्रीकल्चर। अब उनमें से कई लोग ऐसे थे जो अपने गांव लौट गए, और कुछ लोग ऐसे थे अदर्स वेंट बैक फॉर एग्रीकल्चर, और उनमें से कुछ लोगों ने क्या किया सर, एग्रीकल्चर पे वो वापस लौट गए। फिर हम आगे देखते हैं क्या, मैनचेस्टर कम्स टू इंडिया। बिगिनिंग ऑफ 19th सेंचुरी एंड द डिक्लाइन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल। अब जैसे ही 19th सेंचुरी शुरू होती है तो जो इंडियन टेक्सटाइल है ना वो डिक्लाइन होना शुरू कर देता है। डिक्लाइन क्यों होना शुरू कर देता है? क्योंकि सर अब इंडिया के अंदर क्या आ गया था, मैनचेस्टर आ गया था। मैनचेस्टर से बने हुए गुड्स आ गए थे। मैनचेस्टर टेक्सटाइल तो जो था वो आना शुरू कर दिया था। मैनचेस्टर के जो गुड्स होते थे, जो मैनचेस्टर के जो टेक्सटाइल होते थे ना, उनकी प्राइसेस बहुत ज्यादा कम हुआ करती थी, वो बहुत ज्यादा चीप हुआ करते थे। उसके कारण जो इंडिया के जो वीवर्स है, जो बेसिकली जो इंडियन स्पेसिफिक रीजन के अंदर जो टेक्सटाइल है ना वो बहुत महंगा होने लग गया। उसका जो प्रोडक्शन है, उसकी जो कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा आने लग गई थी। और उसके कंपैरिजन में जो मैनचेस्टर से बने हुए जो गुड्स होते थे, जो मैनचेस्टर से बने हुए जो टेक्सटाइल होते थे ना, वो सस्ते हुआ करते थे। अब हमारे यहाँ की जो जनता थी, जो यहाँ के जो लोग थे ना, वो बहुत ज्यादा गरीब थे। अब गरीब होने के कारण, बहुत ज्यादा पुअर होने के कारण, अब वो क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा बाय करते हैं किसको, मैनचेस्टर गुड्स को। मैनचेस्टर गुड्स को बाय करने के कारण अब जो हमारे जो वीवर्स थे ना, जो बेसिकली जो हमारे यहाँ पे जो काम करने वाले हमारे लोग थे, अब उनको क्या है ना, एक्सट्रीम पॉवर्टी के अंदर वो धीरे धीरे पुश किया जा रहा था। अब ऐसे में हम देखते हैं हमारा जो इंडियन टेक्सटाइल है ना, बेसिकली जो अब हमारा इंडियन टेक्सटाइल है वो 1800s में लगभग कितना था सर, 33% एक्सपोर्ट करते थे हम। कहाँ पे सर? इंडिया से। अब आगे देखते हैं क्या, 1850 आने तक ये जो एक्सपोर्ट है वो लगभग कितना हो चुका था, 3% हो चुका था। ऐसा क्यों था सर? 33% से हमने डिक्लाइन कर लिया सर, कहाँ पे, 3% पे। सर 33 से 3% पे आने का कारण ये था क्योंकि अब जो है ना, मैनचेस्टर गुड्स के आने के कारण इंडिया के अंदर उतनी उसकी वैल्यू नहीं रही थी, और उसके साथ साथ उसकी जो कॉस्ट थी ना वो बहुत ज्यादा आ रही थी। व्हाई डिड दिस हैपन, व्हाट वर इट्स इम्प्लीकेशन। अब बेसिकली ऐसा क्यों हुआ, हम ये जानेंगे कि ऐसा क्यों हुआ, और इसी के साथ साथ इस पूरे टेक्सटाइल के ट्रेड की क्या इम्प्लीकेशंस थी। फिर हम आगे देखते हैं क्या, एज कॉटन इंडस्ट्रीज डेवलप्ड इन इंग्लैंड, इंडस्ट्रियल ग्रुप्स बिगन वरिंग अबाउट इंपोर्ट्स फ्रॉम अदर
कंट्रीज। अब बेसिकली क्या होता है, एज कॉटन इंडस्ट्री डेवलप इन इंग्लैंड, बेसिकली जब भी इंग्लैंड के अंदर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जैसे ही स्टार्ट होता है ना, जब इंडस्ट्रीज आना शुरू कर देती है, जब फैक्ट्रीज आना शुरू कर देती है किसकी सर, कॉटन की, तब अब वो लोग चाहते हैं कि जो हमारा जो है ना, जो इंपोर्ट हो रहा है ना कॉटन का, जो गुड्स का, जो टेक्सटाइल का जो इंपोर्ट हो रहा है ना, वो क्या हो सर, रिस्ट्रिक्ट हो, ताकि वो अपने जो गुड्स है ना उसको ज्यादा से ज्यादा सेल कर सके। इंडस्ट्रियल ग्रुप्स बिगन वरिंग अबाउट इंपोर्ट्स फ्रॉम अदर कंट्रीज, जो इंपोर्ट्स हो रहा था ना दूसरी कंट्रीज से, अब वो ज्यादा से ज्यादा उससे क्या होने लगे, वरी होने लगे। दे प्रेशराइज द गवर्नमेंट टू इम्पोज इंपोर्ट ड्यूटीज ऑन कॉटन टेक्सटाइल, ताकि वो क्या कर सके, उसको ज्यादा से ज्यादा रिस्ट्रिक्ट कर सके, ज्यादा से ज्यादा उसके ऊपर ड्यूटी लगा दी गई। ड्यूटी लगने के कारण उसकी जो कॉस्ट है, जो उसका एक रेट है, वो जो प्राइसेस है वो बहुत हाई हो गई, और बहुत हाई होने के कारण अब क्या था ना, उसको है ना एक रिस्ट्रिक्ट कर दिया मार्केट से। इंडस्ट्रियलिस्ट परसुएडेड द ईस्ट इंडिया कंपनी टू सेल ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर्स इन इंडियन मार्केट एज वेल। इसी के साथ साथ उन लोगों ने क्या किया, इंडस्ट्रियलिस्ट ने है ना प्रेशराइज किया किसको सर, ईस्ट इंडिया कंपनी को, कि वो उनके जो है ना प्रोड्यूस है उसको क्या करे, सेल करे। कहां पे सर, सेल करे कहां पे, इंडियन मार्केट्स के अंदर। तो ऐसे में क्या था ना, उन्होंने दो तरीके से पूरा इंडियन टेक्सटाइल को है ना बर्बाद किया। कैसे किया सर, पहला पॉइंट उनका वो था कि उन लोगों ने क्या किया, जो अपना खुद का जो इंपोर्ट हो रहा था ना, वो क्या कर दिया, उन्होंने बंद कर दिया, उन्होंने इंपोर्ट को बंद कर दिया। और इसी के साथ साथ क्या था, उन लोगों ने अपना जो खुद का प्रोडक्शन है, जो अपना खुद का जो प्रोड्यूस है ना, उसको सेल करना चाहा कहां पे सर, इंडियन मार्केट में। अब जैसे ही वो इंडियन मार्केट में आते हैं, इंडियन मार्केट क्या हो जाता है, फ्लश हो जाता है। किससे सर, फ्लड आ जाता है उसके अंदर, किससे सर, मैनचेस्टर गुड्स का। बाय 1850 कॉटन पीस गुड्स कॉन्स्टिट्यूटेड ओवर 31% ऑफ द वैल्यू ऑफ इंडियन इंपोर्ट्स। बेसिकली क्या है ना, कॉटन पीस गुड्स जो थे ना, वो कितना कॉन्स्टिट्यूट करते थे, लगभग 31% उनका हिस्सा हुआ करता था, उसका क्या हुआ करता था, पार्ट हुआ करता था। एंड बाय द 1870s दिस फिगर वाज ओवर 50%। जो पहले 31% था, वो कितना हो चुका था, लगभग 51% हो चुका था, सॉरी 50% हो चुका था। बेसिकली क्या है ना, अब इंडियन इंपोर्ट्स बढ़ गया था, किसका सर, टेक्सटाइल का। जब इंपोर्ट जो हम एक्सपोर्ट करने वाली कंट्री थी, अब वो खुद ही क्या करने लग गई थी, इंपोर्ट करने लग गई थी। और इंपोर्ट भी करती थी सर कितना, हैवी क्वांटिटी में, लगभग 50% इंपोर्ट होता था, किसका सर, टेक्सटाइल्स का। ऐसे में कॉटन वेवर्स इन इंडिया दस फेस टू प्रॉब्लम्स एट द सेम टाइम। अब ऐसे में जो कॉटन वेवर्स है ना, उनके सामने दो तरीके की समस्या आगे खड़ी हो जाती है, प्रॉब्लम्स आगे खड़ी हो जाती है। पहला क्या सर, देयर एक्सपोर्ट मार्केट कोलैप्स। बेसिकली उनका जो एक्सपोर्ट मार्केट था वो कोलैप्स हो गया था। क्यों हो गया था सर, क्योंकि ब्रिटिशर्स या फिर जो ब्रिटेन में जो इंडस्ट्रीज डेवलप हो रही थी, उन ग्रुप्स ने क्या किया कि अपने गुड्स को ज्यादा से ज्यादा है ना सेल करने के लिए उन्होंने जो इंपोर्ट हो रहा है उन गुड्स के ऊपर क्या कर दी, हैवी ड्यूटीज की डिमांड कर दी। ऐसे में क्या था ना, जो अब हमारे इंडियन वेवर्स थे ना, जो हमारे कॉटन वेवर्स जो थे ना, अब वो अपना एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे, अपने जो गुड्स है उसको एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे। ऐसे में उनका पूरा मार्केट हो जाता है कोलैप्स। और इसके साथ एंड द लोकल मार्केट श्रैंक। और इसी के साथ साथ क्या था ना, अब जैसे ही उन लोगों ने क्या किया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को उन्होंने कहा कि आप ज्यादा से ज्यादा हमारे प्रोड्यूस को कहां सेल करिए, इंडिया में सेल करिए। और इंडिया में सेल करने के कारण अब क्या था, इंडियन मार्केट में होने के कारण उनको ज्यादा अब है ना एक वेटेज नहीं मिल रही थी। बिंग ग्लटेड विद मैनचेस्टर इंपोर्ट्स। अब जो हमारा मार्केट था, जो हमारा पूरा का पूरा जो मार्केट था, वो ग्लटेड हो चुका था, पूरा भर चुका था, फ्लड हो चुका था, किससे सर, मैनचेस्टर गुड्स से। अब ऐसे में क्या है ना, इंडियन जो टेक्सटाइल है उसकी जो एक है ना प्राइस है, वो बहुत ज्यादा हाई लगना शुरू कर दी। जो इंडियन टेक्सटाइल है उसकी प्राइस बहुत ज्यादा हाई हो गई थी। ऐसे में हमारे सामने क्वेश्चन आता है, व्हाई मोस्ट वेविंग रीजन्स ऑफ इंडिया नरेटेड स्टोरीज ऑफ डिक्लाइन एंड डिसोल्यूशन। अब बेसिकली क्या है ना, ऐसा क्यों है कि जो वीविंग रीजन्स जो थे ना इंडिया के, अब वो एक ही जैसी स्टोरीज बता रहे थे डिक्लाइन की और डिसोल्यूशन की। क्यों सर, क्योंकि हमने अभी देखा ना कि वो एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उन कंट्रीज में क्या था, उन लोगों ने इंपोर्ट ड्यूटीज हाई कर दी थी, जिसके कारण क्या है ना, उनके प्राइस, उनके जो गुड्स थे वो महंगे हो गए थे। महंगे होने के कारण अब उनके कोई है ना बायर्स मिल नहीं रहे थे। और इसी के साथ साथ क्या था, लोकल मार्केट फ्लड हो चुका था मैनचेस्टर गुड्स से। अब ऐसे में क्या है ना, उनकी जो स्टोरीज है, जो पूरी स्टोरीज थी ना इंडियन रीजन्स में, जो पूरी स्टोरी थी ना इंडिया रीजन में, वो कुछ एक जैसी ही थी। सर एक जैसी क्यों थी, क्योंकि सभी एक फेज से गुजर रहे थे। सर वो फेज कौन सा था, डिक्लाइन का फेज था। By 1816 वेवर्स फेस्ड अ न्यू प्रॉब्लम इन इंडिया। अब बेसिकली एक्सपोर्ट की प्रॉब्लम आ रही थी, हमारा मार्केट जो था वो फ्लड हो ही चुका था मैनचेस्टर गुड्स से। अब इसके साथ एक प्रॉब्लम हमारे वेवर्स, इसके साथ हमारे वेवर्स के सामने एक नई प्रॉब्लम आ जाती है। वो प्रॉब्लम क्या थी, एज अमेरिकन सिविल वॉर ब्रोक आउट, ब्रिटेन कॉटन टेक्सटाइल्स फ्रॉम यूएस वाज कट ऑफ
अमेरिका ब्रिटेन टर्न टू इंडिया रॉ कॉटन एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया। अब बेसिकली क्या होता है ना, अमेरिकन सिविल वॉर स्टार्ट हो जाता है। अमेरिकन सिविल वॉर स्टार्ट होने के कारण अब अमेरिका से जो रॉ मटेरियल जो था, जो रॉ कॉटन जो था ना, उसका इंपोर्ट बंद हो जाता है। किसके लिए सर? ब्रिटेन के लिए। अब ब्रिटेन में प्रोडक्शन हो रहा था पर ब्रिटेन को रॉ मटेरियल नहीं मिल रहा था। कहां से? अब ब्रिटेन को रॉ मटेरियल नहीं मिल रहा था, कहां से? अमेरिका से। बेसिकली उसको रॉ मटेरियल चाहिए था। अब रॉ मटेरियल के लिए वो कहां पे आता है सर? इंडिया के ऊपर डिपेंड होना वो शुरू कर देता है। जो इंडियन जो रॉ कॉटन मटेरियल था ना, उसके ऊपर वो डिपेंड हो जाता है। ऐसे में ह्यूज शॉर्टेज ऑफ रॉ कॉटन फॉर इंडियन व्यूअर्स। अब ऐसे में क्या था ना, ह्यूज शॉर्टेज हो जाती। किसके लिए? किसकी सर? रॉ कॉटन की। किसके लिए सर? इंडियन व्यूअर्स के लिए। अब इंडियन व्यूअर्स के लिए जो रॉ कॉटन है ना, उसकी शॉर्टेज हो जाती, क्योंकि लगभग जो रॉ कॉटन था ना, वो कहां चला जाता था? एक्सपोर्ट में चला जाता था। देन बाय द एंड ऑफ द 19th century व्यूअर्स एंड अदर क्राफ्ट पीपल्स फेस येट अनदर प्रॉब्लम। अब ऐसे में इसी कारण जो है ना, इस एक्सपोर्ट के कारण अब उन लोगों के पास है ना प्रोड्यूस बचता ही नहीं था। अब जो प्रोड्यूस था उसकी जो रेट थी, उसकी जो प्राइस थी, वो बहुत ज्यादा हाई हो गई थी। बहुत ज्यादा हाई होने के कारण अब वो प्रोड्यूस उसको नहीं कर पा रहे थे। फैक्ट्रीज इन इंडिया बिगन प्रोडक्शन फ्लडिंग द मार्केट विद मशीन गुड। अब इसी के साथ साथ क्या है ना, इंडिया के अंदर भी फैक्ट्री सेटअप होना शुरू कर देती है। और इस फैक्ट्रीज के कारण क्या था ना, बेसिकली जो प्रोडक्शन है वो बहुत ज्यादा लार्ज प्रोडक्शन होने के कारण पूरा मार्केट क्या हो जाता है? फ्लड हो जाता है। मार्केट फ्लडिंग के कारण जो प्राइजेस थी, जो टेक्सटाइल प्राइजेस थी, वो बहुत ज्यादा कम हो जाती है। बहुत ज्यादा कम होने के कारण अब जो वेवर्स थे ना, अब वेवर्स भले ही कितना ही प्रोडक्शन करे पर फिर भी वो compete नहीं कर पा रहे थे फैक्ट्री प्रोडक्शन को। और ऐसे में उनकी जो हालत है, जो उनकी जो कंडीशंस है, वो बहुत ज्यादा सीवियर हो रही थी। अब बच्चा हम बात करते हैं फैक्ट्रीज कम अप। अब बेसिकली हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो फैक्ट्रीज है ना इंडिया में आई थी। तो बेसिकली इंडिया में फैक्ट्रीज जो सेटअप हुई थी, हम उसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। जो फर्स्ट फैक्ट्री थी वो सेटअप हुई थी 1854 में, फर्स्ट कॉटन मिल सेटअप इन बॉम्बे। और उसके बाद हम देखते हैं 1855 में फर्स्ट जूट मिल सेटअप इन बंगाल। जो जूट मिल है ना, जो फर्स्ट जूट मिल है, वो कहां सेटअप हुई थी? बंगाल में। फर्स्ट कॉटन मिल कहां सेटअप हुई थी? बॉम्बे में। 1874 फर्स्ट स्पिनिंग एंड वीविंग मिल सेटअप इन मद्रास। फर्स्ट जो स्पिनिंग और वीविंग जो मिल थी ना, वो सबसे पहले कहां सेटअप हुई थी? मद्रास में सेटअप हुई थी। वो सेटअप दिस इंडस्ट्रीज। अब बेसिकली बच्चा हमारे सामने क्वेश्चन आता है कि आखिर जो ये इंडस्ट्रीज थी ना, उनको सेटअप किसने किया? हमने ये देखा कि फर्स्ट कॉटन मिल आ गई, फर्स्ट जूट मिल आ गई, फर्स्ट स्पिनिंग एंड वीविंग मिल आ गई, पर इनको सेटअप किसने किया? वेयर इज द कैपिटल कमिंग फ्रॉम? आखिर जो कैपिटल है ना, वो आखिर इन लोगों के पास कहां से आई? तो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं दी अर्ली एंटरप्रेन्योर्स। दी अर्ली एंटरप्रेन्योर्स के अंदर हम देखेंगे वो लोग, उन लोगों के बारे में हम जानेंगे जिन्होंने इन फैक्ट्रीज को क्या किया था? एस्टैब्लिश किया था। या फिर हम उन लोगों के बारे में जानेंगे जिन लोगों ने पूरा इंडियन जो ट्रेड है, जो इंडियन जो बिजनेसेस है, उसको लीड किया था। अब हम देख इंडियन बिजनेसेस ग्रुप्स हिस्ट्री गोज बैक विद चाइना इन लेट 18th century। बेसिकली जब भी हम इंडियन बिजनेस ग्रुप्स की बात करेंगे ना, तो हमें जो चाइना ट्रेड है ना, उससे समझना पड़ेगा। कब का सर? लेट 18th century का। अब क्या है ना, ब्रिटिश जो पीपल्स होते थे, जो ब्रिटिश कॉलोनाइजर्स होते थे, उन लोगों ने क्या किया? उन्होंने इंडिया के अंदर प्रोडक्शन कराया ओपियम का, और उस ओपियम को सेल किया कहां पे सर? चाइना में। और चाइना से उन लोगों ने क्या ली? टी ली सर। टी को कहां पे उन्होंने सेल किया? इंग्लैंड के अंदर। बेसिकली उन्होंने एक चेन बना दी थी। चेन कैसे बना दी थी? क्योंकि इंडिया से वो ओपियम लेते थे और उसको चाइना में सेल करते थे। चाइना से वो लोग जो मनी इकट्ठा होता था, उससे वो क्या बाय किया करते थे? टी। और उस टी को वो कहां पे सेल करते थे? इंग्लैंड में उसको सेल किया करते थे। मैनी इंडियंस टुक एक्टिव पार्टिसिपेशन। अब ये जो ट्रेड है ना, कि इंडिया से ओपियम जाएगा चाइना, चाइना से फिर वो बाय करेंगे टी, और टी को कहां सेल करेंगे? इंग्लैंड में। अब ये जो पूरा चेन रिएक्शन है ना, ये जो पूरी चेन है ना, उसके अंदर कई सारे इंडियन एक्टिव पार्टिसिपेशंस थे। अब ऐसे में फिर हम देखते हैं इन दिस ट्रेड प्रोवाइडेड फाइनेंस सप्लाई शिपिंग। बेसिकली जो हमारे इंडियन बिजनेसमैन थे, वो क्या प्रोवाइड करते थे? वो प्रोवाइड करते थे फाइनेंशियल असिस्टेंट, सप्लाईज, और इसके साथ साथ शिपिंग। और उसके बाद वो अर्न करते थे। अर्न फ्रॉम द ट्रेड दे हैड विजन फॉर डेवलपिंग इंडस्ट्रियल एंटरप्राइजेज इन इंडिया। बेसिकली क्या है ना, उनके पास एक विजन आ गया, उनके पास एक विजन डेवलप हो गया सर। कहां के लिए? इंडिया में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए, इंडस्ट्रियल एंटरप्राइजेज के डेवलपमेंट के लिए उनके पास एक विजन आ गया इन बंगाल। अब बेसिकली हम बात करते हैं, हम डिस्कस करते हैं कि वो कौन से अर्ली एंटरप्रेन्योर्स थे जिन्होंने इन जो है ना पूरा जो इंडियन एंटरप्राइजेस है ना, उनको सेटअप किया। जैसे हम बात करते हैं द्वारकानाथ टैगोर की सेटअप 6 कंपनीज इन दी 1830s to 18 द्वारकानाथ टैगोर सेटअप 6 कंपनीज इन द 1830s to 1840s। अब द्वारकानाथ टैगोर थे जिन्होंने 6 कंपनीज सेटअप करी थी सर। कब? 1830 से 1840s के बीच में उन्होंने 6 कंपनीज को सेटअप किया था। फिर हम बात करते हैं बॉम्बे में। बॉम्बे में एक पारसी थे, पारसी का नाम क्या था? डिंशो पैट जेम्स। अब बॉम्बे के अंदर हम डिस्कस करते हैं तो पारसीज जैसे कि दिनशो पैट है, जमशेदजी टाटा है, इन्होंने क्या सेटअप किया? बिल्ड ह्यूज इंडस्ट्रियल एम्पायर्स इन इंडिया। इन्होंने इंडिया के अंदर बहुत बड़ा एक ना ह्यूज इंडस्ट्रियल एम्पायर बिल्ड किया। फिर हम आगे देखते हैं क्या
सेठ हुकुमचंद ने सेटअप फर्स्ट इंडियन जूट मिल इन कैलकाटा इन 1917। सेठ हुकुमचंद ने फर्स्ट इंडियन जूट मिल को ही है ना सेटअप किया। कहाँ पे सेटअप किया? कैलकाटा में सेटअप किया। कब सेटअप किया? 1917 में उन्होंने सेटअप किया। अदर ट्रेड नेटवर्क लाइक बर्मा, मिडिल ईस्ट एंड ईस्ट अफ्रीका। और उनका जो ये ट्रेड था ना, अदर ट्रेड, वो कहाँ पे फैल रखा था? उसका नेटवर्क कहाँ तक भी था? बर्मा तक, मिडिल ईस्ट तक, और इसी के साथ साथ जो ईस्ट अफ्रीका है ना, वहां पे भी इसका ट्रेड हुआ करता था। उन लोगों के ट्रेड नेटवर्क हुआ करते थे। अनदर ग्रुप कॉल्ड कमर्शियल ग्रुप। अब बेसिकली एक ग्रुप था जिसका नाम क्या था? कमर्शियल ग्रुप। दे ऑपरेटेड विद इन इंडिया कैरिंग गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अब बेसिकली क्या था? इनका काम क्या था कि ये कैरी करते थे गुड्स को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे। व्हेन दिस पीपल गॉट अपॉर्चुनिटीज ऑफ इन्वेस्टमेंट इन इंडस्ट्रीज, मैनी ऑफ देम सेटअप फैक्ट्रीज। बेसिकली जब इन लोगों को अपॉर्चुनिटी दिखी, उन्हें समझ में आया कि सर अब हम जो ये फैक्ट्रीज का जो ये कॉन्सेप्ट है, जो इंडस्ट्रीज का जो कॉन्सेप्ट है ना, इंडिया में भी हम क्या कर सकते हैं? अप्लाई कर सकते हैं। हमारे पास कैपिटल तो है। कैपिटल हमने कहां से लिया है? चाइना ट्रेड से लिया है। अब चाइना ट्रेड में जैसे ही उन लोगों के पास कैपिटल आता है, तो उसके थ्रू वो लोग समझ जाते हैं कि सर हमारे पास कैपिटल है, अगर हम इसको इंडियन इंडस्ट्रीज के अंदर, एंटरप्राइजेस के अंदर अगर क्या करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे, तो हम बहुत ज्यादा प्रॉफिट क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। बहुत ज्यादा प्रॉफिट हम अर्न कर सकते हैं। ऐसे में उन लोगों ने सेटअप करनी शुरू कर दी इंडियन फैक्ट्रीज को। एज कॉलोनियल पावर इंक्रीज, इंडियन मर्चेंट फंक्शनिंग स्पेस बिकम लिमिटेड। Indians were barred from trading in manufactured goods with, as colonial power increase, Indian merchant functioning space become limited। अब बच्चा क्या होता है? जैसे कॉलोनियल पावर इंक्रीज होती है ना, कॉलोनियल पावर इंक्रीज होने के कारण इंडियन मर्चेंट्स के जो फंक्शन का जो स्पेस है ना, वो बहुत ज्यादा लिमिटेड हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि इंडियंस वर बैड फ्रॉम ट्रेडिंग इन मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। क्योंकि जो इंडियन मैन्युफैक्चरर्स थे, जो इंडियन जो ट्रेडर्स है ना, उनको बैड किया जाता है, उनको रोका जाता है। किससे सर? मैन्युफैक्चर्ड जो गुड्स है ना, उनके ट्रेड से विथ यूरोप, ताकि वो क्या कर सके? ज्यादा से ज्यादा सिर्फ रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट करें और रॉ मटेरियल का ही ट्रेड करें। ओनली एक्सपोर्टेड ओपियम, व्हीट, इंडिगो विच वर रिक्वायर्ड बाय ब्रिटिश। अब वो बेसिकली जो रॉ मटेरियल्स है ना, उनका ही क्या करते थे? वो ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट करवाया करते थे। जैसे कि रॉ मटेरियल में ओपियम हो गया। ओपियम का ट्रेड कहां से होता था? चाइना से होता था। व्हीट का जो ट्रेड है वो किया करते थे, और इसी के साथ साथ इंडिगो का प्रोडक्शन करके उनका ट्रेड करवाया करते थे, ताकि जो रॉ मटेरियल है ज्यादा से ज्यादा उससे क्या हो? एक्सट्रैक्ट किया जा सके। फिर हम आगे देखते हैं क्या ग्रेजुअली दे एज आउट ऑफ इंडियन फ्रॉम शिपिंग बिजनेस, और इसी के साथ साथ उन्होंने धीरे धीरे उन्हें शिपिंग बिजनेस से भी उन्हें निकाल दिया। टिल द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। कब तक सर? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तक यूरोपियन मैनेजिंग एजेंसीज वर कंट्रोलिंग लार्ज सेक्टर ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज। अब बेसिकली क्या था ना, जो इंडियन Till the First World War, European managing agencies were controlling large sector of Indian industries। बेसिकली क्या था ना, जो ये मैनेजिंग इंडस्ट्रीज थी ना, जो ये मैनेजिंग एजेंसीज हुआ करती थी, वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तक, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद तो ये सिचुएशन चेंज होने वाली थी, पर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तक क्या था ना, ये मैनेजिंग एजेंसीज जो थी ना, पूरे इंडियन के लार्ज सेक्टर ट्रेड को क्या करती थी? कंट्रोल किया करती थी। इनमें से एक थी बर्ड हैगर्स एंड को, और उसके साथ साथ एंड्रयू यूले, और इसके अब उनमें से कुछ थी बर्ड हैगर्स एंड को, एंड्रयू यूले एंड द जार्डिन स्किनर्स एंड को। फिर हम आगे देखते हैं बच्चा, वेयर डिड दी वर्कर्स कम फ्रॉम। अब बेसिकली हमने अभी देख लिया था पेक्यूलरिटीज को, हमने देख लिया था कि बेसिकली वो पेक्यूलर, वो किस ट्रेड को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करते थे, व्हीट को, इंडिगो को। तो बेसिकली हम ये देख चुके थे सर, रॉ मटेरियल को क्या करते थे? ज्यादा एक्सपोर्ट करवाया करते थे। अब हम देखेंगे क्या कि हमारे जो फैक्ट्री सेटअप हो रही थी ना, जो हमारे एंटरप्रेन्योर्स ने जो फैक्ट्री सेटअप करी थी ना, उसके लिए जो वर्कर्स है वो कहां से आने वाले थे? वेयर डिड दी वर्कर्स कम फ्रॉम? फैक्ट्रीज नीडेड वर्कर्स। अब बेसिकली क्या है ना, फैक्ट्रीज को जो है ना वर्कर्स की बहुत ज्यादा जरूरत थी, पर फिर भी लगभग 1901 में 5,84,000 वर्कर्स क्या थे? इन्वॉल्व थे किसमें सर? फैक्ट्रीज। इसी के साथ साथ 1946 आने तक लगभग 24,36,000 पीपल्स जो है ना वर्क करते थे कहां पे सर? फैक्ट्रीज के अंदर। वेयर डिड दी वर्कर्स कम फ्रॉम? क्वेश्चन तो वो की वो है ना सर, आपने तो ये बताया कि सर पार्टिसिपेशन कितना था, इन्वॉल्वमेंट कितना था वर्कर्स का। अब हम देखेंगे वो लोग आते कहां से थे और किस लिए, कहां पे सर, कहां काम करने के लिए? जो एंटरप्रेन्योर्स ने क्या सेटअप करी, फैक्ट्री सेटअप करी ना, उसमें काम करने के लिए। दे माइग्रेटेड फ्रॉम नेबरिंग विलेजेस सराउंडिंग डिस्ट्रिक्ट। अब बेसिकली क्या है ना, वो कहां से आते थे? दे माइग्रेटेड फ्रॉम नेबरिंग विलेजेस सराउंडिंग डिस्ट्रिक्ट। अब बेसिकली क्या होता था, वो लोग कहां से माइग्रेट किया करते थे? अपने गांव से वो लोग माइग्रेट किया करते थे, ताकि वो क्या है ना, इन फैक्ट्रीज में काम कर सके। और इसी के साथ साथ उसकी जो सराउंडिंग डिस्ट्रिक्ट्स है ना, वहां से भी वो लोग आया करते थे। किस लिए आया करते थे? गेटिंग अ जॉब इज नॉट इजी।
इंडस्ट्रियलिस्ट यूज टू एम्प्लॉय जॉबर टू हायर न्यू पीपल। अब बेसिकली क्या है ना, इंडस्ट्रियलिस्ट जो थे हर किसी को तो है ना एम्प्लॉय नहीं कर सकते थे, हर किसी को एम्प्लॉयमेंट नहीं दे सकते थे। ऐसे में उन लोगों ने एम्प्लॉय किया एक पोस्ट जिसका नाम था जॉबर। अब जॉबर का बच्चा काम क्या होता था, जॉबर है ना उसका काम था कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को वो फैक्ट्री में लेकर आए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग क्या कर सके, प्रोडक्शन कर सके फैक्ट्री के अंदर। अब बेसिकली जॉबर क्या होता है हम वो समझते हैं। जॉबर ओल्ड ट्रस्टेड वर्कर होता है, वहां पे काम करने वाले एक पुराना कर्मी होता है, वर्कर होता है। गॉट पीपल फ्रॉम विलेजेस, ये किसका काम क्या था, वो अपने गांव से लोगों को लेके आता था एंड इंश्योर देम जॉब्स, और उनको इंश्योर करता था कि आपको क्या मिलेगी, जॉब्स मिलेगी। कहां पे मिलेगी, टाउन्स में आपको जॉब मिलेगी। हेल्प देम सेटल इन सिटी, इसके साथ साथ वो उनको सेटल होने में, सिटीज में सेटल होने में क्या करता था, हेल्प करता था। बेसिकली उन लोगों को, उनके पास क्या थी, एक पावर थी, उनके पास क्या थी, एक अथॉरिटी थी। गिव मनी इन टाइम ऑफ क्राइसिस, और इसी के साथ साथ जब उनके बुरे दिन चलते थे, जब क्राइसिस आता था, तब उनको क्या करता था, मनी प्रोवाइड करता था, उनको फाइनेंशियल असिस्टेंट दिया करता था। बिगेन डिमांडिंग मनी एंड गिफ्ट्स फॉर कंट्रोलिंग लाइफ ऑफ वर्कर्स। अब बेसिकली ये लोग जो थे ना जॉबर्स, बेसिकली ये जो जॉबर्स है ना वो डिमांड करने लगे थे मनी और गिफ्ट्स की। किससे सर, जिनकी इंडस्ट्रीज होती थी, जिनके लिए वो लोग काम करते थे, जिनके लिए वो एम्प्लॉय करते थे, जिसके लिए वो मेहनत किया करते थे ना। अब ये जो जॉबर्स है ना, अब ये बेसिकली किस चीज की डिमांड करने लगे थे, मनी की, गिफ्ट्स की, फॉर कंट्रोलिंग लाइफ ऑफ वर्कर। बेसिकली अब ये जो अपने है ना इंडस्ट्री के जो ओनर होते थे उनसे क्या डिमांड करते थे कि ज्यादा से ज्यादा हमें क्या दीजिए, मनी दीजिए, और इसके साथ हमें गिफ्ट दीजिए। क्यों, क्योंकि हम कंट्रोल करते हैं लाइफ ऑफ वर्कर्स को, जैसा हम कहेंगे वैसा ही वर्कर करेंगे, इसलिए हमें क्या चाहिए, ज्यादा से ज्यादा पावर के साथ साथ ज्यादा से ज्यादा मनी भी चाहिए। अब दी पेक्यूलिटीज ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ, यूरोपियन मैनेजिंग एजेंसीज वर इंटरेस्टेड इन सर्टेन काइंड्स ऑफ प्रोडक्ट, टी, कॉफी, माइनिंग, इंडिगो, जूट। बेसिकली जो ये मैनेजिंग एजेंसीज थी ना जिनके बारे में अभी हमने पढ़ा, उनका बेसिकली उनका जो बेसिक जो उनके माइंड में क्या सेटअप हो रखा था कि वो ज्यादा से ज्यादा ट्रेड करेंगे, किसके लिए, किसका ट्रेड करेंगे, टी का, कॉफी का, माइनिंग का, इंडिगो और जूट का, ताकि ज्यादा से ज्यादा रॉ मटेरियल क्या कर सके, वो एक्सपोर्ट कर सके। और इसी के साथ साथ मोस्ट ऑफ दिस प्रोडक्ट वर फॉर एक्सपोर्टेड एंड नॉट फॉर सेल इन इंडिया। बेसिकली ये जितने भी प्रोडक्ट्स है ना, जैसे टी, कॉफी, माइनिंग, इंडिगो, जूट, ये इसका यूज किसके लिए किया जाता था, एक्सपोर्ट के लिए यूज किया जाता था। इनका यूज नहीं किया जाता था सेल में। कहां सेल करने में सर, इंडिया में सेल करने के लिए इनका यूज नहीं किया जाता था। ज्यादा से ज्यादा इनका ट्रेड कहां किया जाता था, एक्सपोर्ट में ही किया जाता था, ज्यादा से ज्यादा इनका यूज। इंडियन बिजनेसमैन अवॉइडेड कंपटीशन विद मैनचेस्टर गुड्स, इंडियन स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग कॉटन यार्न। बेसिकली क्या था ना, जो इंडियन बिजनेसमैन थे ना वो समझ चुके थे कि हम है ना कंपटीशन नहीं कर सकते किससे, सब मैनचेस्टर गुड्स से, क्योंकि उनका फैक्ट्री प्रोडक्शन होने के कारण उसकी कॉस्ट बहुत कम होती है और उससे हम कम्पीट नहीं कर सकते। ऐसे में उन लोगों ने सोचा कि हम टेक्सटाइल नहीं, हम क्या करते हैं, हम किसका प्रोडक्शन करते हैं, हम यार्न का प्रोडक्शन करते हैं। और हम इस जो ये यार्न है ना, इसका यूज, इसका ट्रेड हम किस में करेंगे सर, इसका हम ट्रेड करेंगे किसके साथ, हैंडलूम वेवर्स के साथ। और इसी के साथ साथ हम इसको एक्सपोर्ट करेंगे सर कहां पे, चाइना में, ताकि क्या है ना ज्यादा से ज्यादा हम प्रॉफिट मेक करें, ज्यादा से ज्यादा हम प्रॉफिट अर्न करें, बट किसके थ्रू सर, बिना कंपटीशन के थ्रू। फिर हम आगे देखते हैं क्या, बाय द फर्स्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी चेंजेस अफेक्टेड द पैटर्न ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब क्या था, जैसे ही फर्स्ट डिकेड शुरू होता है ना, कब सर, किसका सर, 20th सेंचुरी का, तो क्या है ना इंडस्ट्रियलाइजेशन का पैटर्न चेंज होने लगता है। सर फर्स्ट डिकेड में ही ऐसा क्या हुआ सर, फर्स्ट डिकेड में है ना हमारा एक स्वदेशी मूवमेंट, अगर आपको याद हो, इंडिया के एक पूरी हिस्ट्री, एक जो पूरा इंडियन नेशनलिज्म जो है ना उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है सर स्वदेशी मूवमेंट। तो ऐसे में क्या है ना, उस मूवमेंट का कारण क्या होता है, अब ऐसे में क्या होता है, वो मूवमेंट लॉन्च हो जाता है। उस मूवमेंट के लॉन्च होने के कारण अब ज्यादा से ज्यादा जो इंडियन है वो बाय करते थे सिर्फ और सिर्फ इंडियन गुड्स को। ऐसे में क्या था, जो ये मैनचेस्टर गुड्स है ना उनको क्या करने लगे लोग, अवॉइड करने लगे, उसको वो लोग बॉयकॉट करने लगे। ऐसे में जो हमारा खुद का जो इंडिविजुअल, जो हमारा खुद का यहाँ का जो प्रोडक्शन था ना, उसकी डिमांड ज्यादा बढ़ने लगी, इंक्रीज होने लगे। इंडस्ट्रियल ग्रुप्स ऑर्गेनाइज देमसेल्फ, ऐसे में जो इंडस्ट्रियल ग्रुप्स थे उन्होंने अपने आप को ऑर्गेनाइज किया फॉर कलेक्टिव बार्गेनिंग विद दी इंडस्ट्रियल ग्रुप्स ऑर्गेनाइज देमसेल्फ। और इसी के साथ साथ क्या किया ना, जो इंडस्ट्रियल ग्रुप्स थे ना उनको, उन्होंने अपने आप को ऑर्गेनाइज किया ताकि वो गवर्नमेंट को प्रेशराइज कर सके, ताकि वो गवर्नमेंट के इंडस्ट्रियल ग्रुप्स ऑर्गेनाइज देमसेल्फ। अब बेसिकली क्या है ना, इंडस्ट्रियल ग्रुप्स ने अपने आप को ऑर्गेनाइज करना शुरू कर दिया था। क्यों करना शुरू कर दिया था, क्योंकि सर जो स्वदेशी मूवमेंट है ना, स्वदेशी मूवमेंट होने के कारण जो इंडियन जो क्लोथ थे उनकी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, इंडियन टेक्सटाइल की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। और जो फॉरेन जो क्लोथ होते थे या जो फॉरेन जो हमारे जो टेक्सटाइल था ना उसको बॉयकॉट करना वो लोग शुरू कर चुके थे। इंडस्ट्रियल ग्रुप्स ऑर्गेनाइज देमसेल्फ। बेसिकली क्या था ना, इंडस्ट्रियल ग्रुप्स ने अपने आप को ऑर्गेनाइज करना शुरू कर दिया था। क्यों शुरू कर दिया था, क्योंकि सर स्वदेशी मूवमेंट शुरू होने के कारण अब इंडियन टेक्सटाइल की डिमांड बढ़ने लग गई थी। और जो मैनचेस्टर इंडस्ट्रियल ग्रुप्स ऑर्गेनाइज देमसेल्फ, बेसिकली इंडस्ट्रियल ग्रुप्स ने अपने आप को ऑर्गेनाइज करना शुरू कर दिया था। अब ऑर्गेनाइज क्यों किया था सर, क्योंकि जो है ना स्वदेशी मूवमेंट है ना, स्वदेशी मूवमेंट के शुरू होने के कारण अब ज्यादा से ज्यादा जो डिमांड है ना वो इंडियन टेक्सटाइल की
होने लग गई थी। अब ऐसे में क्या है, जो मैनचेस्टर गुड्स होते थे, जो मैनचेस्टर टेक्सटाइल होता था, उसकी डिमांड घट रही थी, उसकी जो डिमांड है वो डिक्लाइन कर रही थी। ऐसे में अब इंडस्ट्रियल ग्रुप्स को क्या दिखी, एक अपॉर्चुनिटी दिखी। अब ऐसी सिचुएशन में अगर हम गवर्नमेंट को प्रेशराइज करें कि जो ये इंपोर्ट हो रहा है ना, उसको क्या करें, वो ज्यादा से ज्यादा रिस्ट्रिक्ट कर सके, उसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा टैरिफ लगा सके। टैरिफ लगने से क्या होगा कि उस जो मैनचेस्टर गुड्स है ना, उसको क्या होगा, उसका जो इंडस्ट्रियल ग्रुप्स ऑर्गेनाइज देमसेल्फ। अब बेसिकली जो इंडस्ट्रियल ग्रुप्स है ना, उन्होंने अपने आप को ऑर्गेनाइज करना शुरू कर दिया था। ऑर्गेनाइज करना क्यों शुरू किया, क्योंकि बच्चा स्वदेशी मूवमेंट शुरू हो चुका था। स्वदेशी मूवमेंट शुरू होने के कारण अब जो इंडियन टेक्सटाइल है ना, उसकी डिमांड बढ़ गई थी। अब उन लोगों ने सोचा हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है, इस अपॉर्चुनिटी के अंदर हम क्या कर सकते हैं, इंडियन टेक्सटाइल है ना, उसका एक है ना जो हमारी इकोनॉमी है ना, उसके अंदर एक अच्छा से उसको एस्टेब्लिश कर सकते हैं। इंडस्ट्रियल ग्रुप्स ऑर्गेनाइज देमसेल्फ। बेसिकली जो इंडस्ट्रियल ग्रुप्स है ना, उन्होंने अपने आप को ऑर्गेनाइज करना शुरू किया। सर ऑर्गेनाइज करना क्यों शुरू किया, क्योंकि स्वदेशी मूवमेंट शुरू होने के कारण जो इंडियन टेक्सटाइल है ना, उसकी डिमांड बढ़ गई थी। ऐसे में उनके सामने एक अपॉर्चुनिटी थी, जब वो इंडियन टेक्सटाइल को पूरे हमारे मार्केट में क्या कर सकते थे, इस्टेब्लिश कर सकते थे। इसके लिए उन लोगों ने क्या किया, अपने आप को ऑर्गेनाइज किया ताकि वो बार्गेन कर सके, किसके साथ सर, गवर्नमेंट के साथ। दे प्रेशराइज गवर्नमेंट टू इंक्रीज टैरिफ, ताकि जो गवर्नमेंट है वो टैरिफ को क्या करे, इंक्रीज कर दे। किसके ऊपर सर, ताकि जो मैनचेस्टर गुड्स है उसके ऊपर इंक्रीज हो जाएगा टैरिफ, और टैरिफ इंक्रीज होने के कारण उसकी जो कॉस्ट होगी वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। ऐसे में उनका जो खुद का जो प्रोड्यूस है उसको क्या मिलेगा, प्रोटेक्शन मिलेगा। प्रोटेक्शन इंडियन यान, बेसिकली जो इंडियन यान है उसको क्या मिलेगा, इससे प्रोटेक्शन मिलेगा। और इसी के साथ साथ जो एक्सपोर्ट है ना चाइना को, वो क्या हो जाएगा, डिक्लाइन हो जाएगा। और वो हमारे खुद का जो इंडियन जो मार्केट है ना, वहां पे ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकेंगे, उसका क्रिएट कर सकेंगे। बिकॉज जापानीज एंड चाइनीज प्रोडक्ट्स flooded in Chinese market, Indian manufacturers began shifting from yarn to cloth। अब बेसिकली क्या होता है ना, अब बेसिकली जो चाइना मार्केट है, जहां पे अभी तक हम क्या कर रहे थे, हमारा जो प्रोड्यूस है उसको एक्सपोर्ट कर रहे थे, जो यान है हम उसको एक्सपोर्ट कर रहे थे। अब क्या होता है कि जो हमारा चाइनीज मार्केट है ना, वो फ्लड हो जाता है। किसके वजह से, जापानीज और चाइनीज जो प्रोडक्ट्स है ना, वो उसको फ्लड कर देते हैं, जिसके कारण चाइना मार्केट, जो चाइनीज मार्केट है ना, उसमें इंडियन मैन्युफैक्चरर्स जो है ना, अब वो यान को ज्यादा टाइम तक क्या नहीं कर पाते, एक्सपोर्ट नहीं कर पाते। ऐसे में वो लोग शिफ्ट हो जाते हैं यान से। अब फिर उन्हें लगता है कि अगर अब हमें ट्रेड करना है, अगर अब हमें अर्न करना है प्रॉफिट, तो ऐसे में हमें क्या है ना, यान का प्रोडक्शन नहीं, अब हमें किसका प्रोडक्शन करना पड़ेगा, क्लोथ का प्रोडक्शन करना पड़ेगा। क्योंकि जो हमारा मार्केट है, इंटरनेशनल मार्केट है, जो हमारा चाइनीज मार्केट है, वो तो फ्लड हो चुका है। ठीक है, 1900 to 1912 कॉटन प्राइस प्रोडक्शन डबल इन इंडिया, इंडियन इंडस्ट्रियल ग्रोथ वाज स्लो। अब बेसिकली क्या था ना, जो कॉटन पीस प्रोडक्शन था ना 1900 से 1912 के बीच में, वो डबल हो चुका था। पर फिर भी अभी तक जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन था ना, वो बहुत ज्यादा, उसकी जो ग्रोथ थी वो बहुत कम थी। ऐसे में दी वॉर चेंज द सिचुएशन, ब्रिटिश मिल्स एंड फैक्ट्रीज बिकेम बिजी इन फुलफिलिंग द नीड्स ऑफ ब्रिटिश आर्मी। अब बेसिकली हमने द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड में भी ये पढ़ा था कि सर वॉर स्टार्ट होने के कारण अब क्या थी, जो वहां की जो फैक्ट्रीज थी ना, जो ब्रिटेन की फैक्ट्रीज थी ना, अब वो बेसिकली वो इन्वॉल्व हो जाती है। वो किसमें इन्वॉल्व हो जाती है, जो वॉर रिलेटेड गुड्स है ना, उसके प्रोडक्शन में वो इन्वॉल्व हो जाती है। अब ऐसे में क्या होता है कि वो प्रोड्यूस नहीं कर पाती सर, किसे, जो टेक्सटाइल है उसका प्रोडक्शन नहीं कर पाती। वही एक अपॉर्चुनिटी थी, जिसके अंदर जो हमारे इंडियन जो ट्रेडर्स है ना, उन लोगों ने क्या किया, हमारा जो इंडियन टेक्सटाइल है ना, उसकी जो है ना पोजीशन वापस सेटल कर दी, उसकी पोजीशन को वापस एस्टैब्लिश कर दिया। दिस रिजल्टेड इन डिक्लाइन ऑफ इंपोर्ट टू इंडिया। इसके कारण क्या हुआ, जो रिजल्ट इसके कारण क्या हुआ, जो इंपोर्ट हो रहा था ना इंडिया में, किसका सर, जो मैनचेस्टर गुड्स का इंपोर्ट हो रहा था ना, वो क्या होता है, डिक्लाइन होना शुरू कर देता है। ब्रिटिश आस्क्ड इंडियन मैन्युफैक्चरर्स टू सप्लाई गुड्स टू क्रिएटेड बूम इन इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज इन इंडिया। अब बेसिकली क्या होता है, ब्रिटिश जो है वो किस में बिजी हो जाते हैं, वो बिजी हो जाते हैं वॉर में, उनकी फैक्ट्रीज बिजी हो जाती है वॉर में। अब ऐसे में उनके वहां डिमांड बढ़ जाती है, किसकी सर, टेक्सटाइल की। और वो जो टेक्सटाइल है ना, उसकी जो डिमांड है वो कहां से सेटिस्फाई होती है, जो इंडियन मैन्युफैक्चरर्स होते हैं ना, उस डिमांड को क्या करते हैं, वो सेटिस्फाई करते हैं। और उस डिमांड को सेटिस्फाई करने के लिए, उस सप्लाई को फुलफिल करने के लिए इंडियन मार्केट के अंदर इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज क्या हो जाती है, बूम हो जाती है। आफ्टर द वॉर मैनचेस्टर कुड नेवर रिस्टोर इट्स लॉस्ट पोजीशन इन इंडियन मार्केट। अब बेसिकली क्या है ना, वॉर के कारण क्या है, जो ब्रिटिश की जो सिचुएशन थी ना, ब्रिटिश जो इकोनॉमी की जो सिचुएशन थी, वो बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। बहुत ज्यादा खराब होने के कारण अब जो मैनचेस्टर है ना, वो अपनी पुरानी जो पोजीशन है उसको वापस कभी सेटल नहीं कर पाता। ऐसे में क्या है, इंडियन जो टेक्सटाइल है वो अब मार्केट में क्या हो जाता है, एस्टैब्लिश हो जाता है। फिर हम देखते हैं, द ब्रिटिश इंडस्ट्रीज वाज अनेबल टू मॉडर्नाइज, सो इट कुड नॉट कम्पीट विद यूएस, जर्मनी, जापान स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज प्रीडोमिनेट। अब इसी के साथ साथ क्या होता है ना बच्चा, कि जो ब्रिटिश इंडस्ट्रीज होती है ना, वो वॉर के अंदर इतनी है ना इंडल्ज हो जाती है, जिसके कारण वो मॉडर्नाइज नहीं कर पाती अपनी इंडस्ट्रीज को। इसके कारण इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी वो यूएस, जर्मनी, जापान के साथ क्या नहीं कर पाती, कॉम्पीट नहीं कर पाती। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल
प्रीडोमिनेट, और इसी के साथ इंडिया में अब क्या है ना, जो स्मॉल स्केल जो इंडस्ट्रीज है ना वो प्रीडोमिनेट। द ब्रिटिश इंडस्ट्रीज वाज अनएबल टू मॉडर्नाइज सो इट कुड नॉट कम्पीट विद यूएस, जर्मनी, जापान। अब बेसिकली क्या होता है ना बच्चा, जो है ना ब्रिटेन है उसका जो मैनचेस्टर वाला जो गुड्स होते थे ना वो इंडियन मार्केट से तो वो वैसे भी निकल चुके थे, और इसी के साथ साथ क्या है ना उन्होंने अपनी जो फैक्ट्रीज हैं उनको मॉडर्नाइज उन्होंने नहीं किया, जिसके कारण इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी वो यूएस, जर्मनी और जापान से कम्पीट नहीं कर पा रहे थे। अब ऐसे में इंडियन पर्सपेक्टिव में अब हम देखते हैं क्या, स्टिल लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज फॉर्म ओनली स्मॉल सेगमेंट ऑफ इकोनॉमी। अब बच्चा क्या होता है ना, फैक्ट्री ग्रोथ तो होती है इंडिया के अंदर, पर बेसिकली क्या है ना अभी भी जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज होती है ना वो इतनी ज्यादा फॉर्म नहीं हो पाती इंडिया के अंदर। बेसिकली जो स्मॉल सेगमेंट है ना वो अपने क्या रहता है, डोमिनेंस में रहता है। फिर हम देखते हैं क्या, अबाउट 67% इंडस्ट्रीज वर लोकेटेड इन बंगाल एंड बॉम्बे। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कंटिन्यू टू प्रिवेल इन रेस्ट ऑफ द कंट्री। अब बच्चा क्या है ना, लगभग 67% जो लार्ज इंडस्ट्रीज होती थी, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज होती थी ना वो कहाँ सेटल हो रखी थी, बंगाल और बॉम्बे में। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कंटिन्यू टू प्रिवेल इन रेस्ट ऑफ द कंट्री। अब बेसिकली क्या होता है, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती है ना वही प्रिवेल करती है पूरे इंडिया के अंदर। बेसिकली क्या है ना, जो लार्ज इंडस्ट्री थी वो कहाँ डेवलप हो रखी थी, वो जहाँ पे उनका डोमिनेंस था, मतलब जो बंगाल हुआ, बॉम्बे हुआ, कैलकाटा हुआ, वहीं पे ही। और बाकी जो जगह है, बाकी जो ऑल ओवर जो रेस्ट ऑफ द इंडिया है वहाँ पे किनका डोमिनेंस था, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का डोमिनेंस था। ओनली स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ इंडस्ट्रियल वर्कफोर्स वर्कड इन रजिस्टर्ड फैक्ट्रीज। बेसिकली जो वर्कफोर्स है बहुत कम वर्कफोर्स थी जो कहाँ काम करती थी, जो रजिस्टर्ड फैक्ट्रीज है ना उनमें। अब बेसिकली रजिस्टर्ड फैक्ट्रीज में काम करने वाले लोग बहुत कम थे, पर जो अनरजिस्टर्ड कंपनीज थी या फिर अनरजिस्टर्ड जो फैक्ट्रीज थी, जो होम यूनिट थे ना, उनके अंदर काम करने वाले लोगों का प्रोपोर्शन बहुत ज्यादा हुआ करता था। 1911 के अंदर लगभग 5% लोग ही ऐसे थे जो रजिस्टर्ड फैक्ट्रीज में काम किया करते थे, जबकि 1931 आने तक लगभग 10% ही ऐसी पॉपुलेशन थी जो रजिस्टर्ड फैक्ट्रीज में काम किया करती थी। इन 20th century technology changes began, people started using in 20th century technology changes began people started using fly shuttle। अब बेसिकली क्या है ना, 20th century शुरू होते ही टेक्नोलॉजी ने अब क्या है ना प्रोडक्शन चेंज कर दिया था। अब जो प्रोडक्शन है वो किससे शुरू हो चुका था, फ्लाई शटल से प्रोडक्शन शुरू हो चुका था। 1941 में मोर देन 35% ऑफ हैंडलूम्स वर फिटेड विथ फ्लाई शटल। अब जो ये हैंडलूम वर्क जो हुआ करता था ना वो किसके थ्रू हो रहा था, फ्लाई शटल के थ्रू होता। लगभग 35% ऐसे हैंडलूम से जहां पे क्या काम कर रही थी, फ्लाई शटल काम कर रही थी। इन टेक्सटाइल्स हब्स मद्रास, मैसूर, कोचीन एंड बंगाल दी परसेंटेज ऑफ फ्लाई शटल यूज वाज 70 to 80%। अब जो ये हमारे उस टाइम के टेक्सटाइल हब्स थे ना, जैसे मद्रास हुआ, मैसूर हुआ, कोचीन हुआ और इसी के साथ साथ बंगाल हुआ, वहां पे लगभग 70 to 80% जो है ना यूनिट्स होते थे वहां पे क्या काम करती थी, फ्लाइंग शटल काम किया करती थी। अब इसके अलावा ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर्स अटेम्प्टेड टू टेक ओवर इंडियन मार्केट। बेसिकली जो ये ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर्स होते थे ना वो इंडियन मार्केट को पूरा क्या करना चाहते थे, कवर करना चाहते थे। पर इसके कारण क्या था, जो इंडियन जो वेवर्स हुआ करते थे, क्राफ्टमैन हुआ करते थे, ट्रेडर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट रिजिस्ट करते थे इस कॉलोनियल कंट्रोल को, ताकि वो जो है ना पूरा जो मार्केट है वो कंट्रोल ना कर पाए। ऐसे में क्या था बच्चा, व्हेन अ न्यू प्रोडक्ट इज प्रोड्यूस बिगेस्ट चैलेंज। अब बेसिकली क्या है, जब भी कोई नया प्रोडक्ट है ना लॉन्च होता, अब ऐसे में क्या है, जब भी कोई नया प्रोडक्ट बच्चा मार्केट में आता था ना तो उसके सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये होता था कि सर हमने प्रोड्यूस तो कर दिया, हमने प्रोडक्शन तो कर दिया, पर अब इसकी जो डिमांड है वो कैसे जनरेट करें। अब डिमांड जनरेट करने के लिए बच्चा सबसे अच्छा जो तरीका था वो था क्या, एडवर्टीजमेंट। अब एडवर्टीजमेंट की नीड क्या थी, नीड फॉर प्रोडक्ट एडवर्टीजमेंट। इट मेक्स द प्रोडक्ट अपीयर डिजायरेबल एंड नेसेसरी। बेसिकली क्या है ना, जो एडवर्टीजमेंट है ना, एडवर्टीजमेंट के थ्रू हम किसी प्रोडक्ट को क्या बना सकते हैं, डिजायरेबल बना सकते हैं। लोग चाहेंगे, इच्छा करेंगे सर ये प्रोडक्ट हमारे पास होना चाहिए, और इसी के साथ साथ ये हमारे पास क्यों होना चाहिए, ये हमारी लाइफ की नेसेसिटी है। ऐसा हमें क्यों लगता है सर, एडवर्टीजमेंट हमें ऐसा फील कराता है कि ये प्रोडक्ट डिजायरेबल है और इसी के साथ साथ ये हमारे लिए नेसेसरी है। इन टुडेज वर्ल्ड टीवी, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, होर्डिंग्स, स्ट्रीट वो सब बेसिकली क्या है ना, आज के टाइम में हमारे पास टीवी है, न्यूज़पेपर है, मैगजीन्स है, होर्डिंग्स है, स्ट्रीट वॉल्स है, किसके लिए सर, एडवर्टीजमेंट के लिए। पर उस टाइम इतना कुछ नहीं हुआ करता था। बेसिकली न्यूज़पेपर था, कैलेंडर्स थे, उनके थ्रू क्या किया जाता था बच्चा, एडवर्टीजमेंट किया जाता था। इफ यू लुक इनटू हिस्ट्री, एडवर्टीजमेंट हैज प्लेड अ मेजर रोल इन एक्सपेंडिंग। बेसिकली जो ये एडवर्टीजमेंट है ना उसका हिस्ट्री के अंदर एक बहुत बड़ा रोल है, किसमें सर, एक्सपेंडिंग मार्केट को एक्सपेंड करने में उसका बहुत बड़ा रोल है। Manchester industrialist clothes which they were selling in India, they used to write in labels made in
मैनचेस्टर। बेसिकली क्या होता था, जो मैनचेस्टर इंडस्ट्रीज जो होते थे ना, जो अपने टेक्सटाइल इंडियन मार्केट के अंदर वो लोग क्या करते थे, सेल किया करते थे, उसके ऊपर वो क्या लेबल लगा देते थे, मेड इन मैनचेस्टर। सर जैसे मेड इन चाइना होता है ना, मेड इन चाइना मतलब क्या, चले तो चांद तक, नहीं चले तो शाम तक वाला रूल होता है ना, वैसे ही ये एक सिंबल था, मेड इन मैनचेस्टर एक सिंबल था कि सर ये वाला जो प्रोडक्ट है ना, इसकी ये क्वालिटी है, ये जो प्रोडक्ट है इसकी क्वालिटी है, ये आपको यूज करना चाहिए। जो भी क्वालिटी मेड प्रोडक्ट हुआ करते थे उनके ऊपर लेबल लगा रहता था, किसका सर, मेड इन मैनचेस्टर का। तो लोगों को एक फीलिंग आती थी कि सर ये वाला जो प्रोडक्ट है ये हमारे लिए डिजायरेबल है, ये वाला जो प्रोडक्ट है ये हमारे लिए नेसेसरी है। लेबल्स वर डिजाइन ब्यूटीफुली इंडियन गॉड्स एंड गॉडेसेस। बेसिकली जो ये जो लेबल्स हुआ करते थे उनके ऊपर डिजाइन बनी हुई हुआ करती थी, टेक्स्ट ही नहीं, बेसिकली उनके ऊपर क्या हुआ करते थे, हमारे इंडियन गॉड्स हुआ करते थे, गॉडेस हुआ करते थे, एम्परर हुआ करते थे, जो हमारे नवाब्स हैं, जो हिस्टोरिक फिगर्स है ना, पर्सनेजेस है, वो हुआ करते थे। अब ऐसा क्यों है सर, उनका यूज क्यों करते थे? बेसिकली क्या है ना बच्चा, जो ये लोग हैं अगर हम इनकी रिस्पेक्ट करेंगे, तो उन लोगों का एक है ना साइकोलॉजी थी कि अगर हम इन लोगों की रिस्पेक्ट करेंगे तभी हम उस प्रोडक्ट की भी क्या करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे। अब ऐसे में क्या, रेगुलरली स्टार्टेड अपीयरिंग ऑन लेबल्स। बेसिकली क्या है, गॉडेस, गॉडेसेस, एम्परर्स, नवाब, ये क्या है ना, अब रेगुलरली आना शुरू कर दिया था इन्होंने। बेसिकली क्या होता था ना बच्चा, एडवर्टीजमेंट के थ्रू है ना, वो लोग प्रोडक्ट का ज्यादा से ज्यादा क्या करते थे, प्रमोट करते थे। हम एक एग्जांपल लेते हैं कैलेंडर का। अब बच्चा जो कैलेंडर है, कैलेंडर में कैलेंडर तो इतना ही हुआ करता था, यहाँ पे क्या होती थी, एक पिक्चर हुआ करती थी जो एडवर्टीजमेंट करती थी। जैसे कि लेट सपोज यहाँ पे एक सोप बना दिया, यहाँ पे भी एक सोप रख दिया, और यहाँ पे हमारी कोई इंडियन गॉडेस है, तो उसके थ्रू वो क्या एडवर्टीजमेंट कर रहे थे अपना, कि सर कि ये वाला जो प्रोडक्ट है ना, इसको है ना डिवाइन, इसको एक डिवाइन है ना, एक वो मिल रखा है कि सर हाँ भगवान ने इसे बना के भेजा है हमारे लिए, इसलिए हमें इसको यूज करना चाहिए। अब भले ही कोई पुअर क्लास है जिससे ये कैलेंडर पढ़ना नहीं आता, वो पढ़ा लिखा नहीं है, पर फिर भी वो इस गॉडेस के लिए, ये जो है ना हमारी जो देवे हैं, ये जो हमारे देव हैं, जो हमारी देवी है, इनके लिए वो क्या करेगा, इस पूरे कैलेंडर को अपने पास रखेगा, वो संभाल के रखेगा। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है, भगवान जी है, क्योंकि इसमें क्या है, हमारे गॉड है। गॉड के कारण बच्चे वो क्या है, उसको हमेशा संभाल के रखेगा, और उसके साथ उसका जो ध्यान है वो साल के हर दिन उस किसके ऊपर पड़ेगा, उसका ध्यान पड़ेगा उस एडवर्टीजमेंट के ऊपर, उस सोप के ऊपर। तो उसको लगेगा सर ये वाला जो सोप है वो हमारी नेसेसिटी है सर, किसकी सर, हमारी लाइफ की क्या है, नेसेसिटी, हमें इसको यूज करना चाहिए। बाय लेट 19th सेंचुरी मैन्युफैक्चरर्स बिगन डिस्ट्रीब्यूटिंग कैलेंडर्स। कैलेंडर्स का रोल मैंने समझा दिया है आपको, फिर हम आगे देख। इंडियन मैन्युफैक्चरर्स बिगन गिविंग नेशनलिस्ट मैसेजेस। बेसिकली क्या है, जो इंडियन मैन्युफैक्चरर्स है ना, उन्होंने अपने एडवर्टीजमेंट के अंदर जो नेशनलिज्म के जो मैसेजेस है ना, उनको उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया था, एडवर्टाइज करना शुरू कर दिया था। क्यों करना शुरू कर दिया था? ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा कौन से गुड्स को यूज करें, इंडियन जो है ना, मेड इन इंडिया गुड्स है ना, उनको यूज करें, ना कि जो मेड इन मैनचेस्टर है, ताकि उनके मनों में जो एक नेशनलिज्म की जो फीलिंग है ना, वो जगाई जा सके। तो ऐसे में बच्चा इस पूरे वीडियो, इस पूरे टॉपिक, इस पूरी समरी के अंदर इतना ही। अगर आपको इस समरी के अंदर, इस पूरे रिवीजन वाले वीडियो के अंदर, या फिर इस टॉपिक के और किसी भी वीडियो के अंदर आपको कोई भी दिक्कत आती है, कोई पॉइंट है जो नहीं समझ में आता, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बता सकते हैं। थैंक यू।